अगर तुम मेरे लिए यहीं इसी क्षण गाओगी तो मैं तुम्हें नकद 50 करोड़ दूंगा। युवा भारतीय उद्योगपति ने हॉल के कोने में रखे शानदार स्टेनवे ग्रैंड पियानो की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द एक आदेश की तरह गूंजा, जैसा कि उसे आदत थी, जिसके लिए दुनिया महज एक बड़ा शतरंज का बोर्ड थी। और अगर मैं मना करूं? एक साधारण सफेद वेट्रेस ब्लाउज में लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा, अपनी गहरी आंखों से उसकी नजर हटाए बिना। तब मुझे पता चलेगा कि कुछ चीजें सचमुच खरीदी नहीं जा सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और उसकी मुस्कान उतनी ही आकर्षक और खतरनाक थी जितनी मखमल में छिपी हुई एक छुरी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने सिर्फ एक आलीशान होटल की वेट्रेस नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसकी आवाज कभी यूरोप के बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल्स को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसे नहीं पता था कि जो प्रस्ताव वह इतना उदार और अनूठा मान रहा था, वह वास्तव में सबसे क्रूर अपमान था जो दिया जा सकता था। और उसे यह भी नहीं पता था कि यह शाम उन दोनों को हमेशा के लिए बदल देगी, उन सभी मान्यताओं को तोड़ देगी जो वे खुद और एक दूसरे के बारे में रखते थे। मुंबई के दिल में द इंपीरियल पैलेस होटल भारतीय भव्यता और पश्चिमी सुविधा का प्रतीक था। इसका सफेद संगमरमर और सोने का मुखौटा रेगिस्तान के निर्दयी सूरज के नीचे चमक रहा था, जैसे दुनिया के बेहतरीन वास्तुकारों और लगभग असीमित बजट के प्रयासों से साकार हुआ एक मृग तृष्णा। अंदर तापमान को आदर्श बाइसेक्स पर बनाए रखा गया था। हवा चंदन और गुलाब जल की बारीक खुशबू से भरी थी और फारसी हाथ से बुने कालीनों से लेकर 15वीं सदी के वेनेशियन शीशों तक इंटीरियर का हर विवरण ऐसी दौलत का बखान कर रहा था जिसकी कल्पना आम आदमी के लिए भी मुश्किल थी। 2023 की इस तपती जून की शाम को होटल का मुख्य बैंक्वेट हॉल शाही दरबार एक ऐसे रिसेप्शन के लिए तैयार था जिसकी उच्च हलकों में कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी। आज यहां आर्टियाना नीलामी घर द्वारा दुनिया भर के कला संग्राहकों और पारखियों के एक विशेष समूह के लिए एक निजी कला नीलामी आयोजित की जानी थी। नीलामी के लिए प्राचीन राजपूत लघु चित्रों से लेकर समकालीन भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों तक अद्वितीय लॉट प्रदर्शित किए गए थे, जिनकी पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में लाखों में बिकी थीं। लगभग 80 मेहमानों के आने की उम्मीद थी, जिनमें से प्रत्येक या तो अरबपति था, या भारत के किसी राजघराने का प्रतिनिधि, या किसी बड़ी कॉरपोरेशन का प्रमुख। किसी भी लॉट पर न्यूनतम बोली 1 करोड़ से शुरू होती थी और कुछ प्रदर्शनों का मूल्य 10 करोड़ से अधिक था। यह सिर्फ एक नीलामी नहीं थी, यह अभिजात वर्ग की शक्ति, सत्ता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन था, जो अमूल्य कलाकृतियों को ऐसे खरीद सकता था जैसे आम लोग स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। इस भव्य आयोजन की अंतिम तैयारियों में लगे होटल के कर्मचारियों के बीच लगभग अदृश्य रूप से राख सुनहरे बालों वाली एक लंबी पतली लड़की, जो एक कड़े जूड़े में बंधी हुई थी, घूम रही थी। उसका नाम सानवी मेहरा था और औपचारिक रूप से वह केवल 3 महीने से बैंक्वेट सेवा में एक वेट्रेस के पद पर काम कर रही थी। 28 साल की, ऊंची गाल की हड्डियां और बड़ी भूरी हरी आंखों वाली, उसके चेहरे की बारीक यूरोपीय बनावट जो उसकी उम्र के लिए बहुत उदास लगती थी, लंबी उंगलियों वाले उसके सुंदर हाथ, उसकी हर चाल में एक ऐसी भव्यता थी जो उसके पेशे से मेल नहीं खाती थी। यह सब एक ऐसे व्यक्ति को उजागर करता था जो अपनी जगह पर नहीं था, जैसे एक अभिजात वर्ग की महिला जो एक नौकरानी के वेश में छिपने को मजबूर थी। सानवी ने मेजों की व्यवस्था की सावधानीपूर्वक जांच की, हजारों डॉलर मूल्य के बाकरा क्रिस्टल के गिलास सजाए, चांदी और सोने की परत वाले कटलरी बिछाए, होटल के सोने के मोनोग्राम से कशीदा किए हुए पूरी तरह से इस्त्री किए हुए लिनन के नैपकिन ठीक किए। उसके हाव भाव सधे हुए और पेशेवर थे। यह केवल 3 महीने के काम का नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से अलग जीवन के कई वर्षों का परिणाम था, जिसके बारे में उसके किसी भी सहकर्मी को अंदाजा तक नहीं था। सानवी, क्या तुमने मुख्य मेज का काम पूरा कर लिया है? नीरजा, वरिष्ठ वेट्रेस, एक मिलनसार 50 वर्षीय भारतीय महिला जो 20 साल से होटल में काम कर रही थी और उसके सभी राज जानती थी, ने उसे आवाज दी। हाँ नीरजा, सब तैयार है, सानवी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, एक हल्का परिष्कृत लहजा जिसमें उसकी विदेश में बिताए सालों के बाद भी थोड़ा यूरोपीय प्रभाव था, जो पूरी तरह से छिपा नहीं था। बहुत बढ़िया। याद रखना, आज एक खास शाम है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होंगे, जिनमें खुद श्रीमान आरव रायचंद भी शामिल हैं। कहते हैं कि वह विशेष रूप से अपने निजी बोइंग 787 से केवल नीलामी में भाग लेने के लिए अबू धाबी से आए हैं। अधिकतम ध्यान देना और अदृश्य रहना। ये लोग पसंद नहीं करते जब उन पर कोई नजर डाले, लेकिन साथ ही वे चाहते हैं कि सेवा एकदम सही हो। सानवी ने सिर हिलाया।
हालांकि आरव रायचंद के नाम से उसे कोई सिहरन महसूस नहीं हुई। इस होटल में 3 महीने काम करने के दौरान उसने इतने अरबपतियों, मशहूर हस्तियों और सत्ता में बैठे लोगों की सेवा की थी कि वह उपाधियों और दौलत से प्रभावित होना छोड़ चुकी थी। उसके लिए ये सभी लोग एक जैसे थे। धनी, अक्सर घमंडी, हमेशा अपनी विशिष्टता और असंभव की मांग करने के अधिकार में विश्वास रखने वाले। उसने इस काम को पेशे के रूप में नहीं चुना था। 3 महीने पहले सानवी अपनी जेब में आखिरी पैसे लेकर मुंबई आई थी। किसी भी काम की सख्त जरूरत में थी जो उसे यहाँ रहने और यूरोप वापस न जाने दे, जहां उसके पीछे एक घोटाले और एक तबाह करियर की बदबू लगी हुई थी। एक आलीशान होटल में वेट्रेस का काम एक सपना नहीं बल्कि एक जरूरत थी। अदृश्य होने का एक तरीका, सेवा कर्मचारियों की भीड़ में घुल मिल जाने का, अतीत को भूल जाने का और भविष्य की कुछ हद तक नींव रखने की कोशिश करने का। शाम 7:00 बजे तक, जब सूरज की अंतिम किरणें मुंबई के गगनचुंबी इमारतों को सुनहरे गुलाबी रंगों में रंग रही थीं, पहले मेहमान आने लगे। लिमोसिन, रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी, एक से बढ़कर एक शानदार, होटल के प्रवेश द्वार पर कतारबद्ध थे। बेदाग यूनिफॉर्म में दरबान दरवाजे खोलते हुए इन कारों के मालिकों और उनकी संगिनियों का स्वागत कर रहे थे, जो कुटूर शाम के गाउन में थीं, उन गहनों से सजी हुई थीं जिनकी कीमत एक छोटे से देश के वार्षिक बजट से भी ज्यादा थी। परंपरागत सफेद शेरवानी और साफे में पुरुष, सोने के सरपेच से जड़े हुए महंगे ब्रियोनी और टॉम फोर्ड के पश्चिमी सूट में, गुच्ची और डायर के सुरुचिपूर्ण हिजाब में या खुले शाम के परिधानों में महिलाएं, वे सभी उस विशेष आत्मविश्वास के साथ घूम रहे थे जो पूर्ण शक्ति और असीमित वित्तीय संभावनाएं देती हैं। सानवी हॉल के सेवा प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। इस धन की परेड को एक उदासीन चेहरे के साथ देख रही थी। कभी किसी और जीवन में वह खुद भी इस दुनिया का हिस्सा थी, हालांकि एक अलग देश से। उसे याद था उसकी प्रदर्शनों के बाद यूरोप के बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल्स में फेंके गए फूल, प्रशंसापूर्ण नजरें, तालियां। लेकिन वह बहुत पहले की बात थी, एक पिछले जीवन की, जो 3 साल पहले मिलान में एक भयानक शाम को समाप्त हो गया था, जब सब कुछ ढह गया था। अब वह केवल सानवी थी, एक वेट्रेस, इन लोगों के लिए सजावट का एक अदृश्य हिस्सा, उनके सिर के ऊपर झूलती क्रिस्टल झूमर या उनके पैरों के नीचे बिछे फारसी कालीन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। सानवी, अपनी जगह मुख्य मेज पर ले लो, नीरजा ने आदेश दिया। तुम वीआईपी सेक्शन की सेवा करोगी, जहां श्रीमान रायचंद और उनके करीबी बैठे हैं। लड़की ने सिर हिलाया और निर्दिष्ट मेज की ओर बढ़ी। यह एक छोटे से ऊंचे मंच पर स्थित था, जहां से पूरे हॉल और स्टेज का शानदार नजारा दिखता था, जहां नीलामी होनी थी। मेज को विशेष रूप से भव्य तरीके से सजाया गया था। मिस्र की कपास की सफेद चादर, सफेद ऑर्किड और गुलाब के गुलदस्ते, सोने के कैंडलब्रा में मोमबत्तियां, हाथ से पेंट किए गए पतले चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक 7:30 बजे वह हॉल में प्रवेश किया। श्रीमान आरव रायचंद युवा था, लेकिन पहले से ही एक ऐसे साम्राज्य का प्रबंधन कर रहा था जिसे फोर्ब्स ने 8,66,00,000 करोड़ का अनुमान लगाया था। लगभग 190 सेमी लंबा, उसकी चाल में आदर्श आसन और आत्मविश्वास था, जैसा कि ध्यान का केंद्र बनने के आदि व्यक्ति का होता है। उसका परंपरागत सफेद शेरवानी बेहतरीन रेशम से सिला गया था और सफा सफेद सोने और हीरों से जड़े सरपेच से बंधा था। उसकी कलाई पर $1 मिलियन से अधिक मूल्य की अद्वितीय पाटेक फिलिप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस घड़ी चमक रही थी। लेकिन यह उसके कपड़े या गहने नहीं थे जो उसे यादगार बनाते थे, यह उसका चेहरा था। स्थानीय मानकों के अनुसार भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, जहां पुरुष की सुंदरता उसकी संपत्ति से कम नहीं आंकी जाती थी। ऊंची गाल की हड्डियां, सीधी नाक, स्पष्ट होंठों वाली सही अरबी विशेषताएं, एक छोटी सुव्यवस्थित दाढ़ी आदर्श सटीकता के साथ काटी गई जो उसकी मजबूत जबड़े की रेखा को उजागर करती थी, और आंखें गहरी, लगभग काली, बुद्धिमान, मर्मभेदी, उस विशेष चमक के साथ जो उन लोगों में होती है जो अपनी कीमत जानते हैं और जीवन से बिल्कुल क्या चाहते हैं। आरव अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक छोटा दल था। अंधेरे सूट में 2 अंगरक्षक, सम्मानजनक दूरी बनाए हुए, एक निजी सचिव, लगभग 40 वर्षीय एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति जिसके हाथ में एक पैड था, और 3 दोस्त जो उसके जैसे ही युवा, धनी और आत्मविश्वासी भारतीय अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि थे। जब वह अपनी मेज की ओर बढ़ा तो हॉल जैसे थम गया। बातें धीमी पड़ गईं, सिर सम्मानपूर्वक झुक गए। महिलाएं चोरी छिपे प्रशंसापूर्ण नजरें डाल रही थीं। श्रीमान आरव रायचंद सिर्फ धनी नहीं थे, वह नए भारतीय अभिजात वर्ग का प्रतीक थे, शिक्षित, महानगरीय।
लेकिन फिर भी परंपराओं में गहराई से निहित। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की थी और सिलिकॉन वैली के तकनीकी स्टार्टअप से लेकर दुनिया भर में लग्जरी होटलों की एक श्रृंखला तक कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मालिक थे। वह अपने परोपकारी परियोजनाओं के लिए जाने जाते थे और साथ ही अपने कठोर व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए भी, लेकिन वह अपने स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। आरव रायचंद अक्षमता को बर्दाश्त नहीं करते थे, गलतियों को माफ नहीं करते थे, अपने आसपास हर चीज में पूर्णता की मांग करते थे। उनके साथ काम करने वाले लोग कहते थे कि उनकी दो अवस्थाएं थीं, पूर्ण शांति और बर्फीला क्रोध, और उनके बीच का संक्रमण बिजली की तरह तात्कालिक हो सकता था। सानवी सेवा मेज के पास खड़ी थी, सेवा शुरू करने के लिए तैयार, जब उद्योगपति और उसका दल अपनी जगह पर बैठ गए। उसने देखा कि उसने हॉल का मूल्यांकन करती नजर डाली, नीलामी के लिए प्रदर्शित चित्रों पर कुछ सेकंड रुका, फिर अपने सचिव की ओर मुड़ा। कुछ धीमी आवाज में चर्चा कर रहा था। शैंपेन या मिनरल वाटर, योर हाइनेस? नीरजा ने एक आदर्श झुकाव के साथ मेज के पास आकर पूछा। लाइम के साथ मिनरल वाटर, आरव ने जवाब दिया, नीलामी कैटलॉग से आंखें उठाए बिना। आवाज गहरी शांत थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के कारण हल्का ब्रिटिश लहजा था। सबके लिए। नीरजा ने सानवी को इशारा किया, जो तुरंत पेय लाने के लिए बार की ओर बढ़ी। कुछ ही मिनटों में वह एक चांदी की ट्रे के साथ लौट आई, जिस पर लाइम के स्लाइस और ताजे पुदीने से सजे मिनरल वाटर के गिलास थे। उसने मेहमानों के सामने गिलास रखना शुरू कर दिया, चुपचाप और कुशलता से घूमते हुए, जैसा कि नीरजा ने सिखाया था। जितना संभव हो उतना अदृश्य रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसने आखिरी गिलास खुद उद्योगपति के सामने रखा तो उनकी नजरें अनजाने में मिल गईं। यह केवल 1 सेकंड के लिए था, शायद उससे भी कम। सानवी ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं, जैसा कि सेवा कर्मचारियों के लिए उचित था। लेकिन उस संक्षिप्त क्षण में कुछ घटित हुआ। आरव थम गया। उसे एक ऐसे भाव के साथ देख रहा था जिसे वह समझ नहीं पाई। आश्चर्य, रुचि, पहचान। क्या तुम नई हो? उसने अचानक अंग्रेजी में पूछा। सानवी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे कोई बात करेगा। हाँ, योर हाइनेस, मैं यहां 3 महीने से काम कर रही हूं, उसने धीरे से जवाब दिया, नजरें उठाए बिना। मुझे देखो। यह एक अनुरोध नहीं था, बल्कि एक आदेश था, हालांकि शांत स्वर में बोला गया था। सानवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। आरव उसके चेहरे को उसी ध्यान से देख रहा था जिससे 1 मिनट पहले उसने कलाकृतियों का कैटलॉग देखा था। उसकी नजर में कुछ भी अश्लील या अपमानजनक नहीं था, बल्कि एक पेशेवर जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। तुम स्थानीय नहीं हो? उसने कहा। कहां से? फ्रांस से, योर हाइनेस, सानवी ने जवाब दिया, अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस करते हुए। वह बाहर नहीं दिखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई नोटिस करे, खासकर उसके जैसे लोग। दिलचस्प, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसा स्वर था जिसे वह पहचान नहीं पाई। नाम क्या है? सानवी, योर हाइनेस। सानवी, उसने दोहराया, जैसे स्वाद ले रहा हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वह तेजी से पीछे हट गई। उसकी नजर को महसूस कर रही थी, यहां तक कि जब वह सेवा मेज पर वापस चली गई। दिल सामान्य से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था और सानवी अपनी इस मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया के लिए खुद को कोस रही थी। एक अरबपति ने उससे कुछ सवाल पूछे तो इसमें क्या खास था? वह शायद उसके अस्तित्व को पहले ही भूल गया था, अपने काम और दोस्तों के पास लौट आया था। लेकिन वह गलत थी। पूरी शाम, जब नीलामी पूरे जोरों पर थी, जब बोलियां खगोलीय रकम तक पहुंच रही थीं, जब हॉल कभी तनाव में खामोश हो जाता था, तो अगली सफल बिक्री के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था, सानवी को समय समय पर आरव रायचंद की नजरें खुद पर महसूस होती थीं। यह अदृश्य थी, केवल एक पल के लिए रहती थी, लेकिन वह उसे एक शारीरिक स्पर्श की तरह महसूस करती थी। आरव रायचंद ने सफलतापूर्वक 2 लॉट खरीदे। बिहजाद द्वारा एक मध्ययुगीन फारसी लघु चित्र 20 करोड़ में और एक युवा भारतीय कलाकार द्वारा एक आधुनिक अमूर्त पेंटिंग 3 करोड़ में। वह शांत भाव से बोली लगाता था, लगभग अनासक्त होकर बस नंबर वाली तख्ती उठाता था। लेकिन दूसरी बार बोली बढ़ाने के बाद कोई भी उसे मात देने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि जब आरव रायचंद कुछ हासिल करने का फैसला करता है तो वह उसे हासिल कर लेता है, कीमत चाहे कुछ भी हो। रात 10:00 बजे तक नीलामी का औपचारिक हिस्सा समाप्त हो गया। बिके हुए लॉट बिक गए थे, रिकॉर्ड बन चुके थे। आर्टियाना के आयोजक खुशी से झूम रहे थे। राजस्व 150 करोड़ से अधिक हो गया था। अब मेहमान छोटे छोटे समूहों में बंट गए। कुछ खरीद पर चर्चा जारी रख रहे थे, कुछ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करने लगे,
कुछ बस पेय और उत्तम व्यंजनों का आनंद ले रहे थे जो होटल कर्मचारी परोसना जारी रख रहे थे। सानवी थक चुकी थी। असहज जूतों में 4 घंटे खड़े रहना, बेदाग रहने की निरंतर आवश्यकता से उपजा तनाव, पेय और स्नैक्स से भरी भारी ट्रे, यह सब शारीरिक और भावनात्मक थकान में तब्दील हो गया था। वह केवल यही चाहती थी कि यह शाम खत्म हो जाए ताकि वह अपनी छोटी किराए की कोठरी में पुरानी धारावी में वापस जा सके, इस शापित यूनिफॉर्म को उतार सके, स्नान कर सके और बस बिस्तर पर गिर सके। लेकिन शाम अभी खत्म नहीं हुई थी। सानवी, नीरजा ने धीरे से पुकारा, उसके पास आते हुए। श्रीमान रायचंद ने डोम पेरिग्नॉन विंटेज 2008 लाने के लिए कहा है। बोतल वाइन सेलर में है। मैंने पहले ही सोमेलियर को फोन कर दिया है, वह तुम्हें दे देगा। इसे सीधे उसकी मेज पर ले जाओ और वहीं खोलो। लड़की ने सिर हिलाया और सेवा लिफ्ट की ओर बढ़ी, जो होटल के बेसमेंट में जाती थी, जहां द इंपीरियल पैलेस का पौराणिक वाइन सेलर स्थित था। पूरे भारत में शराब और शैंपेन के बेहतरीन संग्रहों में से एक। सोमेलियर, बुजुर्ग फ्रांसीसी श्री डिसूजा, पहले से ही एक विशेष बर्फ की बाल्टी में कीमती बोतल के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। यह लो मैडमोजेल, उन्होंने फ्रांसीसी में कहा, जिसे सानवी निश्चित रूप से अच्छी तरह समझती थी। सावधान रहना, यह एक असाधारण विंटेज है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख प्रति बोतल है। श्रीमान रायचंद उन कुछ मेहमानों में से एक हैं जो इस गुणवत्ता की सराहना कर सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान डिसूजा, सानवी ने फ्रांसीसी में जवाब दिया, बाल्टी लेते हुए। बुजुर्ग सोमेलियर ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। क्या आप फ्रांसीसी बोलती हैं? ओह हाँ, आप फ्रांसीसी हैं, लेकिन एक युवा पेरिसियन के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? लंबी कहानी है, सानवी ने टालते हुए कहा, और बात जारी रखने की इच्छा न रखते हुए लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ी। हॉल में लौटकर वह उद्योगपति की मेज की ओर बढ़ी। उसके ज्यादातर मेहमान जा चुके थे, केवल 3 ही बचे थे। खुद आरव, उसका सचिव समीर और दोस्तों में से एक महंगा सूट पहने युवा व्यक्ति जो बातचीत से किसी आगामी रियल एस्टेट सौदे पर चर्चा कर रहा था। योर हाइनेस, डोम पेरिग्नॉन 2008, सानवी ने धीरे से घोषणा की, बाल्टी मेज पर रखते हुए। उत्कृष्ट, आरव ने सिर हिलाया। कृपया इसे खोले। सानवी ने सावधानी से बोतल को बाल्टी से निकाला, उसे एक बेदाग सफेद तौलिए से पोंछा, फॉइल और तार की लगाम हटानी शुरू की। उसके हाव भाव आत्मविश्वासपूर्ण और पेशेवर थे। 3 महीने के काम में उसने सैकड़ों शैंपेन की बोतलें खोली थीं। लेकिन इस पल कुछ गड़बड़ हो गया। शायद बोतल बहुत ज्यादा ठंडी थी, शायद अंदर का दबाव सामान्य से ज्यादा था, शायद यह बस किस्मत की बुरी विडंबना थी। जब सानवी धीरे धीरे बोतल को घुमाने लगी ताकि कॉर्क को सावधानी से निकाला जा सके, तो वह जोरदार पॉप की आवाज के साथ बाहर निकल गया और झागदार शराब की एक धार एक तरफ उछलकर सीधे श्रीमान आरव रायचंद के बेदाग सफेद शेरवानी पर जा गिरी। समय जैसे थम गया। सानवी बोतल हाथ में लिए खड़ी रही, अमीरात के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के कपड़ों पर फैलते गीले दाग को देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, इससे भी बुरा, मुझे देश से निकाल दिया जाएगा। सब खत्म हो गया। आरव धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह का अविश्वास था, जैसे वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ संभव भी है। दोस्त और सचिव कैसे प्रतिक्रिया दें यह न जानते हुए जम गए। हॉल में धीमी गूंज फैल गई। कई लोगों ने घटना को नोटिस किया था, हालांकि वे अपनी जिज्ञासा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं बहुत माफी चाहती हूँ योर हाइनेस, सानवी ने बोतल को कांपते हाथों से मेज पर रखते हुए फुसफुसाया। यह एक भयानक गलती थी। शांत रहो, आरव ने शांत भाव से कहा, एक रुमाल निकालकर दाग को पोंछते हुए। यह सिर्फ शैंपेन है, खून नहीं। उसकी अप्रत्याशित शांति लगभग उससे भी बदतर थी अगर वह चिल्लाता। सानवी जानती थी कि ऐसे लोग सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों पर कभी आवाज नहीं उठाते। वे बस एक फोन कॉल से आपका करियर तबाह कर देते हैं। नीरजा तेजी से मेज के पास पहुंची, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। योर हाइनेस, हजारों माफी, यह अक्षम्य है। लड़की को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रुको, आरव ने उसे रोका, उतना ही शांत भाव से। फिर उसने सानवी को देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमका। तुम घबरा रही हो? हाँ योर हाइनेस, सानवी ने स्वीकार किया। बहुत। क्यों? सवाल ने उसे चौंका दिया। क्योंकि मैंने आपकी शाम, आपके कपड़े बर्बाद कर दिए। क्योंकि तुम्हें नौकरी खोने का डर है। उसने उसके लिए बात पूरी की। समझ गया। वह नीरजा की ओर मुड़ा। इस बोतल की कीमत कितनी है? लगभग 2 लाख योर हाइनेस, और मेरी शेरवानी,
माफ करना, ड्राई क्लीनिंग या नई खरीदने में कितना खर्च आएगा? नीरजा भ्रमित होकर चुप रही, यह न समझते हुए कि वह कहाँ जा रहा था। मान लो 3 लाख, आरव ने खुद जवाब दिया। कुल 5 लाख का नुकसान एक वेट्रेस के लिए बहुत ज्यादा है। जो महीने में कितना कमाती है? 10 शून्य। योर हाइनेस, सानवी ने मुश्किल से सुना जा सकने वाले स्वर में कहा। और भी बुरा, आरव ने सिर हिलाया। फिर सभी के आश्चर्य के लिए वह मुस्कुराया। जानते हो क्या, चलो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। उसने अपनी शेरवानी की जेब से फोन निकाला, कुछ स्वाइप किए, फिर अपने सचिव को दिया। समीर, होटल को 5 लाख मुआवजे के तौर पर ट्रांसफर करो। और अब वह सानवी की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में वही चमक आ गई जो उसने नीलामी में बोली लगाते समय देखी थी। मैं तुम्हें एक सौदा पेश करना चाहता हूं। एक सौदा? सानवी ने न समझते हुए पूछा। हाँ, एक ऐसा सौदा जो तुम्हारी गलती को पूरी तरह से मिटा देगा और तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी देगा। उसने हॉल के कोने में एक छोटे से मंच पर रखे शानदार कॉन्सर्ट पियानो, एक स्टेनवे एंड सन्स मॉडल डी की ओर इशारा किया। यह उपकरण इंटीरियर का हिस्सा था। कभी कभी विशेष आयोजनों के दौरान इस पर एक आमंत्रित पियानो वादक बजाता था, लेकिन आज यह सिर्फ एक सजावट के रूप में काम कर रहा था। वह पियानो दिख रहा है? आरव ने पूछा। हाँ, सानवी ने सतर्कता से जवाब दिया, अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस कर रही थी। अगर तुम अभी उसके पास जाओ और हमारे लिए, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक गाना गाओ, सिर्फ एक, तो मैं तुम्हें नकद 50 करोड़ दूंगा। शब्द गहरी चुप्पी में ऐसे गिरे जैसे शांत पानी में पत्थर। जो कोई भी इतनी पास था कि सुन सके, जम गया। 50 करोड़ एक गाने के लिए, यह पागलपन था। सानवी बिना कुछ कहे खड़ी रही। उसका चेहरा पीला था, होंठ हल्के से खुले हुए थे, आंखें सदमे से चौड़ी थीं। वह आरव को देख रही थी, फिर पियानो को, फिर उसे, जैसे वह जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं समझ पा रही हूं, उसने आखिरकार कहा। यह बहुत आसान है। आरव मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से अपने शब्दों के प्रभाव का आनंद ले रहा था। तुम पियानो के पास जाओ, एक गाना गाओ, जो भी तुम चाहो, और तुम्हें 50 करोड़ मिलेंगे। किसी भी देश में, किसी भी बैंक में, बिल्कुल कानूनी रूप से। ऐसे पैसे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन क्यों? सानवी ने फुसफुसाया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरव 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर कंधे उचकाए। क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं। क्योंकि मैंने पूरी शाम ऐसी पेंटिंग खरीदने में बिताई है जिनकी मेरे पास पहले से ही सैकड़ों हैं। ऐसे सौदों पर चर्चा करते हुए जो अब वह उत्साह नहीं देते। क्योंकि मैं कुछ वास्तविक, अप्रत्याशित देखना चाहता हूं। क्योंकि उसने उसे ध्यान से देखा। क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे बताता है कि तुम सिर्फ एक वेट्रेस नहीं हो। आप गलत हैं, सानवी ने तेजी से कहा। मैं एक सामान्य वेट्रेस हूं और कुछ नहीं। तो फिर पैसे मना कर दो। आरव ने बस इतना कहा। अगर तुम एक सामान्य वेट्रेस हो जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो 50 करोड़ एक अनूठा प्रस्ताव होना चाहिए। बस पियानो के पास जाओ और गाओ। कोई बच्चों का गीत, कोई लोकप्रिय हिट, राष्ट्रगान, कुछ भी। मुख्य बात यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए। सानवी महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर की दीवारें सिकुड़ने लगी थीं। यह आदमी, यह घमंडी, आत्मविश्वासी अरबपति ने अभी अभी उसके जीवन के सबसे दर्दनाक घाव पर पैर रखा था। वह नहीं जानता था कि वह उसे सिर्फ गाने की पेशकश नहीं कर रहा था, वह उसे उस दुनिया में लौटने की पेशकश कर रहा था जिससे वह 3 साल पहले भागी थी। एक ऐसी दुनिया जिसने उसे तबाह कर दिया था, धोखा दिया था, एक इस्तेमाल की हुई चीज की तरह फेंक दिया था। पियानो, गाना, स्टेज, यह सब उस अतीत का हिस्सा था जिसे सानवी ने अपने अंदर गहराई में दफना दिया था, यह कसम खाकर कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन 50 करोड़, यह एक ऐसी राशि थी जो उसकी सारी समस्याएं हल कर देती। वह अपनी मां की मदद कर सकती थी, जो कोलकाता में अकेली और बीमार थी। वह उस विनाशकारी घोटाले के बाद जमा हुए कर्ज चुका सकती थी। वह एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, सचमुच एक नई जिंदगी, वेट्रेस के मुखौटे के पीछे छिपे बिना। लेकिन कीमत? और अगर मैं मना करूं? उसने धीरे से पूछा, अपनी आंखें आरव पर उठाते हुए। तब मुझे पता चलेगा कि कुछ चीजें सचमुच खरीदी नहीं जा सकती, उसने जवाब दिया। और पहली बार उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो एक अमीर आदमी की बोरियत से ज्यादा सच्ची दिलचस्पी जैसा लग रहा था, जो मनोरंजन की तलाश में था। और यह, मैं मानता हूं, तुम्हारे सहमत होने से भी ज्यादा दिलचस्प होगा। उन्होंने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा। उनके चारों ओर हॉल इंतजार में थम गया। नीरजा अपना मुंह खुला रखे खड़ी थी, यह नहीं जानती थी कि क्या करना है।
आरव के दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, स्पष्ट रूप से घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ का आनंद ले रहे थे। हॉल में मौजूद अन्य मेहमान धीरे धीरे करीब आ रहे थे, अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे नाटक से आकर्षित होकर। सानवी मेहरा एक चौराहे पर खड़ी थी। बाईं ओर सुरक्षित लेकिन कठिन रास्ता था। मना करना, एक अदृश्य वेट्रेस बने रहना, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष जारी रखना। दाईं ओर खतरनाक डरावना रास्ता था, उस चीज पर लौटना जिससे वह भाग रही थी, पुराने घावों को खोलने का जोखिम उठाना, लेकिन सच्ची आजादी का मौका पाना। और अप्रत्याशित रूप से खुद के लिए भी उसने चुनाव किया। ठीक है, सानवी ने कहा, और उसकी आवाज उसकी अपेक्षा से ज्यादा मजबूत थी। मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी, लेकिन 50 करोड़ के लिए नहीं। हॉल में आश्चर्य की फुसफुसाहट फैल गई। आरव ने अपनी भौहें उठाईं। 50 करोड़ के लिए नहीं तो कितने के लिए? मुफ्त में, सानवी ने शांत भाव से जवाब दिया। मैं गाऊंगी क्योंकि आप सही हैं। मैं सचमुच सिर्फ एक वेट्रेस नहीं हूं, लेकिन इसे एक सौदे की तरह नहीं, बल्कि, उसने एक शब्द ढूंढा, गरिमा के कार्य की तरह होने दो। यह मुझे और यहां मौजूद सभी लोगों को याद दिलाए कि इस दुनिया में सब कुछ खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। कुछ सेकंड के लिए आरव रायचंद चुप रहा, उसके चेहरे का अध्ययन कर रहा था। फिर सभी के आश्चर्य के लिए उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। स्वीकार है, मुफ्त में गाओ, लेकिन अगर तुम्हारे प्रदर्शन के बाद मुझे लगता है कि यह इसके लायक था, तो 50 करोड़ फिर भी तुम्हारे खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। यह मेरी पसंद होगी, तुम्हारी नहीं। जैसी आपकी मर्जी। सानवी मुड़ी और पियानो की ओर बढ़ी। उसके हर कदम की आवाज गहरी चुप्पी में गूंजी। सैकड़ों आंखें एक साधारण काली यूनिफॉर्म में सजी लंबी लड़की पर टिकी थीं, जो शानदार हॉल को पार कर रही थी। वह एक सपने में चलती हुई लग रही थी, खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी, जैसे यह उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रहा था। छोटे से मंच पर चढ़कर सानवी पियानो के सामने खड़ी हो गई। चमकदार काला स्टेनवे मॉडल डी, दुनिया के बेहतरीन कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट्स में से एक, झूमर की नरम रोशनी में चमक रहा था। उसने चिकनी सतह पर हाथ फेरा और उसकी यादों में तुरंत दूसरे पियानो, दूसरे स्टेज, दूसरे जीवन की यादें ताजा हो गईं। वह धीरे से स्टूल पर बैठ गई, उसे अपनी ऊंचाई के अनुसार समायोजित किया, एक ऐसा हावभाव जो उसके हाथों को पूरी तरह से याद था, भले ही 3 साल बीत चुके थे। उसने ढक्कन उठाया, कीबोर्ड खोला। काली सफेद चाबियां उसे पुराने दोस्तों की तरह देख रही थीं, जिन्हें उसने धोखा दिया था, जिनसे वह भागी थी, लेकिन जो फिर भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थीं। सानवी ने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली। हॉल में पूर्ण शांति थी, यहां तक कि एयर कंडीशनर भी, ऐसा लगा, चुप हो गए थे, ताकि जो होने वाला था उसमें बाधा न डालें। और उसने बजाना शुरू किया। पहले कॉर्ड्स धीमे थे, लगभग डरपोक। एक साधारण धुन जिसे उसने कई साल पहले कंजर्वेटरी में पढ़ते समय रचा था। इसका नाम सुवेनियर था, फ्रांसीसी में स्मृति। संगीत उदास था, कुछ खोए हुए के लिए तरस से भरा हुआ, लेकिन इसमें आशा भी थी। अंधेरे में रोशनी का एक पतला धागा। उसकी उंगलियां चाबियों पर उस आत्मविश्वास के साथ घूम रही थीं जिसे भूला नहीं जा सकता, जैसे सांस लेना या चलना नहीं भूला जा सकता। वेट्रेस के रूप में काम करने के साल, ये भूलने की कोशिश के साल कि वह कौन थी, तुरंत गायब हो गए। सानवी फिर से खुद थी, यूनिफॉर्म नहीं, मुखौटा नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जिसे वह बनने के लिए पैदा हुई थी। और फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज पियानो के ऊपर उठी, शुद्ध, क्रिस्टल स्पष्ट, इतनी भावनात्मक शक्ति से भरी कि हॉल में लोगों ने अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते महसूस किए। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह दिव्य सुंदरता का एक उपकरण था, एक पीढ़ी में एक बार सुनने को मिलने वाली अद्भुत शुद्धता और शक्ति का सोप्रानो। उसने फ्रांसीसी में अलगाव और नुकसान के बारे में एक पुराना लोक गीत गाया, जिसे उसकी दादी बचपन में उसे सुनाया करती थी। शब्द सरल थे, लगभग आदिम, लेकिन जिस तरह से सानवी ने उन्हें प्रस्तुत किया, उस सादगी को कुछ उत्कृष्ट में बदल दिया। आवाज ने विशाल हॉल को भर दिया। संगमरमर की दीवारों से, क्रिस्टल झूमरों से प्रतिध्वनित होती हुई वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में समा गई। यह न तो तकनीक थी, न ही व्यावसायिकता, यह शुद्ध, अनफिल्टर्ड भावना थी। दर्द और सुंदरता, ध्वनि में संकुचित। आरव रायचंद अपनी जगह पर जमे बैठे थे, पियानो पर बैठी महिला से अपनी नजरें हटाने में असमर्थ। उसका चेहरा, जो आमतौर पर अटल रहता था, सदमे जैसा कुछ व्यक्त कर रहा था। मुंह थोड़ा खुला हुआ था, आंखें चौड़ी थीं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कला की दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देखी और सुनी थीं, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। यह सिर्फ एक गाना नहीं था,
यह एक कबूलनामा था, आत्मा की चीख थी, खोई हुई मातृभूमि की कहानी थी, टूटे सपनों की, एक ऐसे दर्द की जो कभी नहीं जाता लेकिन जिसे सुंदरता में बदला जा सकता है। सानवी ने ऐसे गाया था जैसे केवल वही व्यक्ति गा सकता है जो नरक से गुजरा हो और बच गया हो। हर नोट अनुभव से सराबोर था, हर शब्द सच्चाई था। हॉल में एक धीमी सिसकी गूंजी। कुछ महिलाएं रो रही थीं, आंसुओं से शर्मिंदा हुए बिना। पुरुष भावनाओं को नियंत्रित करने के आदी पत्थर के चेहरों के साथ बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें संदिग्ध रूप से चमक रही थीं। गाना चरम पर पहुंच गया। वह क्षण जब सानवी की आवाज एक असंभव ऊंचाई पर पहुंची, एक नोट को इतनी शुद्धता और शक्ति के साथ पकड़े हुए कि मेजों पर रखे क्रिस्टल के गिलास धीरे धीरे गूंजते हुए बजने लगे। यह शारीरिक रूप से असंभव था, लेकिन अभी यही हो रहा था। और फिर उतनी ही अचानक, जितनी तेजी से गाना शुरू हुआ था, समाप्त हो गया। अंतिम कॉर्ड हवा में घुल गया, अंतिम नोट थम गया और गायब हो गया। अपने पीछे एक गूंजती हुई शांति छोड़ गया जो किसी भी तालियों से ज्यादा जोरदार थी। सानवी बिना हिले डुले बैठी रही, हाथ अभी भी चाबियों पर थे, सिर झुका हुआ था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और उसने यह भी नोटिस नहीं किया था कि वह कब रोने लगी थी। यह एक कैथारसिस था। 3 साल की चुप्पी, 3 साल की यह भूलने की कोशिश कि वह कौन थी, से मुक्ति। चुप्पी देर तक बनी रही, जब तक कि वह लगभग असहनीय नहीं हो गई। और तब एक आदमी ने ताली बजाना शुरू किया। आरव रायचंद अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे स्पष्ट रूप से ताली बजाई। सानवी को एक ऐसे भाव के साथ देख रहे थे जिसे श्रद्धा कहा जा सकता था। उसकी तालियां एक संकेत थीं। हॉल गड़गड़ा उठा। लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। इतनी जोर से ताली बजा रहे थे कि आवाज दीवारों से गरज की तरह प्रतिध्वनित हो रही थी। कोई वाह चिल्ला रहा था, कोई बस आंसुओं से देख रहा था। यह सिर्फ एक अच्छे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक चमत्कार पर प्रतिक्रिया थी। ऐसी दुनिया में पूर्ण बेदाग सुंदरता के एक पल पर प्रतिक्रिया थी जहां सब कुछ खरीदा और बेचा जा सकता था। सानवी धीरे धीरे स्टूल से उठी। उसके पैर कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी छाती से बाहर निकल जाएगा। उसने हॉल में देखा, उन सभी चेहरों पर, आरव पर, जो एक ऐसे व्यक्ति के भाव के साथ ताली बजाता रहा जिसने अभी अभी एक रहस्योद्घाटन का अनुभव किया था। और इस क्षण उसे समझ आया, चाहे वह कितनी भी दूर भाग ले, कितनी भी गहराई में छिप ले, वह इससे इनकार नहीं कर सकती कि वह कौन है। आवाज, संगीत, कला, यह कोई पेशा नहीं था, कोई करियर नहीं था, यह उसका सार था, वही जो उसे वहां बनाती थी। आरव धीरे धीरे हॉल को पार करके स्टेज पर चढ़ गया। उसके सामने खड़ा हुआ और उसकी गहरी आंखों में कुछ नया चमक रहा था, कुछ ऐसा जो सानवी ने पहले कभी नहीं देखा था। न घमंड, न बोरियत, न सिर्फ जिज्ञासा, यह सम्मान था। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा, इतनी धीमी आवाज में कि केवल वही सुन सके। तुम असल में कौन हो? सानवी 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर तय किया, रहस्य, झूठ, पलायन, यह सब खत्म हो गया था। अगर इस शाम ने उसे कुछ सिखाया था तो वह यह था कि सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। सानवी मेहरा, उसने कहा, 3 साल पहले मुझे सौम्या मेहरा के नाम से जाना जाता था। मिलान के लस्काला ओपेरा थिएटर की मुख्य गायिका। जब तक सब कुछ ढह नहीं गया। आरव उसे ध्यान से देखता रहा, उसे बीच में टोके बिना उसे जारी रखने दे रहा था। एक घोटाला हुआ था, सानवी ने जारी रखा। उसकी आवाज यादों से कांप रही थी। मुझ पर उन चीजों का आरोप लगाया गया जो मैंने नहीं की थी। थिएटर के निदेशक, उसकी पत्नी, प्रभावशाली लोग जिन्हें मैं दोस्त मानती थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया। प्रेस ने मुझे चीर फाड़ दिया। करियर एक रात में खत्म हो गया। आज का 5 की पाथा एक ही खत्म हो गया। और मैं भाग गई, नाम बदल लिया, छिप गई, कोई और बनने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है, उसने उदास होकर मुस्कुराई, खुद से भागा नहीं जा सकता। सौम्या मेहरा, आरव ने दोहराया, और उसकी आवाज में पहचान की भावना थी। मैंने 3 साल पहले बिजनेस समाचारों में तुम्हारे बारे में पढ़ा था। थिएटर में गबन का घोटाला था और तुम पर आरोप लगाया गया था सहभागी होने का। उसने बात पूरी की। मैं निर्दोष थी, लेकिन जब प्रभावशाली लोग तय करते हैं कि तुम दोषी हो तो तुम्हारी निर्दोषता मायने नहीं रखती। मैंने कानूनी लड़ाई जीत ली, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा तबाह हो गई। कोई भी थिएटर मुझसे जुड़ना नहीं चाहता था। एजेंट ने अनुबंध तोड़ दिया, दोस्त गायब हो गए, और मैंने तय किया कि अगर कला की दुनिया मुझे नहीं चाहती तो मैं इस दुनिया को नहीं चाहती। लेकिन तुमने गाना जारी रखा? आरव ने पूछा। सानवी ने सिर हिलाया। यह 3 साल में पहली बार है।
मिलान की उस रात के बाद पहली बार जब सब कुछ खत्म हो गया था, मैंने सोचा था कि मैंने अपने अंदर की गायिका को मार दिया है, लेकिन ऐसा लगता है वह अभी भी जीवित है, बस छिपी हुई थी। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। जो सुना था उसे समझ रहा था। फिर अप्रत्याशित रूप से उसने अपना हाथ बढ़ाया। माफ करना, उसने बस इतना कहा। किस लिए? सानवी नहीं समझी। इसलिए कि मैंने तुम्हारी संगीत में वापसी को एक प्रदर्शन, एक सौदा बना दिया। मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था कि यह एक मजेदार खेल होगा, एक उबाऊ शाम को अपना मनोरंजन करने का एक तरीका। मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक खुले घाव पर पैर रख रहा हूं। सानवी ने बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर धीरे से उसे दबाया। उसकी पकड़ मजबूत, गर्म, अप्रत्याशित रूप से मानवीय थी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो ठंडी शक्ति और धन का प्रतीक लगता था। 50 करोड़ का प्रस्ताव अभी भी मान्य है, आरव ने कहा। नहीं, मुझे बीच में मत रोको, उसने उसे रोका। जब सानवी ने अपना मुंह खोला, यह प्रदर्शन के लिए भुगतान नहीं है, इसे एक निवेश मानो, एक ऐसी प्रतिभा में जिसे दुनिया मूर्खता और अन्याय के कारण खोने वाली थी। तुम उन्हें वापस करोगी जब तुम फिर से वही बन जाओगी जो तुम्हें होना चाहिए, अपनी पीढ़ी की सबसे महान गायिका। मैं स्वीकार नहीं कर सकती, सानवी ने शुरू किया, लेकिन आरव ने पहले ही फोन निकाल लिया था। समीर, उसने अपने सचिव से कहा, जो स्टेज के किनारे खड़ा था, कुमारी मेहरा के नाम पर 50 करोड़ का ट्रांसफर व्यवस्थित करो, मेरे व्यक्तिगत धर्मार्थ कोष के माध्यम से, सब कुछ कानूनी रूप से। श्रेणी कला में प्रतिभा का समर्थन। मिलान में एंटोनियो फेरारा से भी संपर्क करो। हाँ, उसी निर्माता से। कहो कि मुझे उसके लिए कुछ खास मिला है। रुको, सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसा सिर्फ नहीं कर सकते। कर सकता हूं, आरव ने शांत भाव से जवाब दिया। और मैं यह दया या सनक से नहीं कर रहा हूं, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ ऐसा सुना है जिसने मुझे याद दिलाया है कि मैं कला से प्यार क्यों करता हूं। तुमने इस प्रदर्शन से मुझे एक तोहफा दिया है, हम सभी को दिया है। मुझे बदले में तुम्हें कुछ देने दो, वापस लौटने का एक मौका। वह हॉल की ओर मुड़ा, जहां लोग अभी भी खड़े थे, उस अनुभव से उबर नहीं पा रहे थे। देवियों और सज्जनों, आरव ने जोर से कहा, और आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आज हमने कुछ दुर्लभ देखा है, सिर्फ एक सुंदर प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पुनरुत्थान। वह महिला जिसे आपने अभी सुना, वह एक वेट्रेस नहीं है, वह सौम्या मेहरा है, हमारे समय की महानतम सोप्रानो में से एक, जिसे अन्याय के कारण पिछले 3 सालों से छिपना पड़ा था। हॉल में आश्चर्य की गूंज फैल गई। कुछ लोगों ने अपने फोन निकाले, स्पष्ट रूप से नाम गूगल कर रहे थे। जिन लोगों को 3 साल पहले का घोटाला याद था, उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया। इस क्षण से, आरव ने जारी रखा, मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि कुमारी मेहरा को स्टेज पर वापस आने के सभी अवसर मिलेंगे जहां उसकी जगह है। कोई भी थिएटर, कोई भी कॉन्सर्ट हॉल, कोई भी मंच जहां वह प्रदर्शन करना चाहेगी, उसके लिए खुला होगा। यह कोई अनुरोध नहीं है, यह आप में से उन लोगों से मेरी मांग है जो कला की दुनिया से जुड़े हैं। उसने शांत आत्मविश्वास के साथ बात की, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपनी बातों को हकीकत बनते देखने का आदी था। और वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि जब श्रीमान आरव रायचंद कुछ वादा करते हैं तो वह वादा पूरा होता है। सानवी उसके बगल में खड़ी थी, उस गति से अवाक थी जिससे उसकी जिंदगी उलट पुलट रही थी। 1 घंटा पहले वह एक अदृश्य वेट्रेस थी, किसी और की पार्टी में एक अगोचर परछाई। अब वह स्टेज पर खड़ी थी, अरब दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के संरक्षण में एक पुनर्जीवित स्टार घोषित की गई थी। यह बहुत ज्यादा था, बहुत तेजी से। उसका सिर घूम रहा था, घुटने कांप रहे थे, और अचानक सानवी ने महसूस किया कि एक मजबूत हाथ उसके कोहनी को सहारा दे रहा है। आराम से, आरव ने धीरे से कहा, सांस लो, अभी मत गिरना, यह पूरे नाटकीय प्रभाव को खराब कर देगा। कुछ भी हो, सानवी मुस्कुराई। उसकी आवाज में एक गर्म विडंबना थी जिसने उसे जमीन पर वापस ला दिया, स्थिति को कम असली बना दिया। क्या तुम ठीक हो? उसने ज्यादा गंभीरता से पूछा। पता नहीं, सानवी ने ईमानदारी से जवाब दिया। यह सब बहुत ज्यादा है, बहुत तेज, बहुत अप्रत्याशित, सच होने के लिए बहुत अच्छा। उसने बात पूरी की। मैं समझता हूं, लेकिन यह सच है, और तुम इसे संभाल लोगी क्योंकि तुम पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुकी हो और बच गई हो। वापसी का हिस्सा आसान होगा। बाकी की शाम धुंधली सी गुजरी। लोग सानवी के पास आए, अपना परिचय दिया, विजिटिंग कार्ड दिए, अनुबंध पेश किए, ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया। मेहमानों में से एक वेरोना में सबसे बड़े संगीत समारोह का निर्माता निकला, दूसरा पेरिस ओपेरा का निदेशक, तीसरा डॉयचे ग्रामोफोन रिकॉर्ड लेबल का प्रतिनिधि।
आरव उससे दूर नहीं गया। धीरे से लेकिन दृढ़ता से उन लोगों को दूर कर रहा था जो स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे और केवल गंभीर पेशेवरों को उसके पास भेज रहा था। वह एक ढाल की तरह था, उसे बहुत आक्रामक प्रस्तावों से बचा रहा था और साथ ही एक पुल की तरह था, उसे सही लोगों से जोड़ रहा था। आधी रात तक जब अंतिम मेहमान चले गए, सानवी होटल मैनेजर के छोटे से सेवा कार्यालय में बैठी थी, जहां आरव उसे शांत होने के लिए ले गया था। मेज पर विजिटिंग कार्डों का एक ढेर पड़ा था, 30 से ज्यादा, प्रत्येक एक ऐसे व्यक्ति का जो उसके साथ काम करना चाहता था। क्या यह असली है? उसने धीरे से पूछा, कार्डों को पलटते हुए। या मैं कल सुबह उठूंगी और समझूंगी कि यह सब एक सपना था। असली है। आरव उसके सामने बैठा था, उसे एक नरम चेहरे के साथ देख रहा था, जो शाम की शुरुआत की ठंडी घमंड से बहुत अलग था, बहुत असली और बहुत योग्य। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सानवी ने उस पर आंखें उठाते हुए पूछा। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जानते तक नहीं। आरव ने सोचा, शब्द ढूंढ रहा था। जानते हो, जब कोई मेरे जैसे परिवार में ऐसी दौलत के साथ पैदा होता है तो बहुत जल्दी समझ जाता है कि पैसा लगभग सब कुछ खरीद सकता है। कंपनियां, रियल एस्टेट, कला, यहां तक कि लोग भी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। प्रतिभा उनमें से एक है। तुम्हारे जैसी सच्ची प्रतिभा एक पीढ़ी में एक बार पैदा होती है, और जब मैं देखता हूं कि ऐसी प्रतिभा किसी और के अन्याय के कारण बर्बाद हो रही है, छिप रही है, मर रही है, तो यह कला के खिलाफ एक अपराध है। वह उठा, खिड़की के पास गया जिसके बाहर रात का मुंबई चमक रहा था। इसके अलावा, उसने जारी रखा, मुड़े बिना, आज तुमने मुझे एक तोहफा दिया है बिना जाने भी। मुझे याद दिलाया है कि कुछ चीजें हैं जो पैसे और शक्ति से बढ़कर हैं। सुंदरता है, सच्चाई है, भावना है जिसे नकली या खरीदा नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और कई सालों में पहली बार मैंने महसूस किया। उसने शब्द ढूंढे। शुद्ध प्रशंसा। महंगी पेंटिंग खरीदने का गर्व नहीं, सफल सौदे का आनंद नहीं, बस कुछ सुंदर के सामने प्रशंसा। आरव उसकी ओर मुड़ा। तो असल में तुम मेरी मदद स्वीकार करके मुझ पर एहसान कर रही हो। तुम मुझे कुछ वास्तविक का हिस्सा बनने का मौका दे रही हो। ऐसी दुनिया में जहां लगभग सब कुछ नकली है, यह एक दुर्लभ सौभाग्य है। सानवी उसे देख रही थी और शाम में पहली बार सचमुच एक इंसान को देख रही थी, न कि दौलत और शक्ति के प्रतीक को। उसकी आंखों में एक ईमानदारी थी जिसे नकली नहीं किया जा सकता था। और कुछ और भी था, अकेलापन, थकान, सिर्फ संपत्ति के वारिस से ज्यादा कुछ होने की इच्छा। धन्यवाद, उसने बस इतना कहा। सबके लिए। अभी धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं है, उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। इंतजार करो जब असली काम शुरू होगा। 3 साल बाद स्टेज पर वापसी आसान नहीं होगी, लेकिन तुम संभाल लोगी। अगर तुम जीवित रह सकती हो तो तुम वापस भी आ सकती हो। उसने अपनी जेब से एक सुरुचिपूर्ण विजिटिंग कार्ड निकाला, उसे दिया। मेरा व्यक्तिगत नंबर। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए, सलाह, समर्थन, समस्याओं को हल करने में मदद या बस बात करने के लिए, फोन करो। मुझे लगता है कि हमारे रास्ते अभी कई बार एक दूसरे से मिलेंगे। सानवी ने विजिटिंग कार्ड लिया और उनकी उंगलियां 1 सेकंड के लिए छू गईं। एक साधारण, आकस्मिक स्पर्श, लेकिन किसी कारण से इसने उसकी छाती में कुछ जगाया। उसने अपनी प्रतिक्रिया से शर्मिंदा होकर तेजी से हाथ हटा लिया। अब देर हो चुकी है, आरव ने कहा, उसके संकोच को नोटिस करने का कोई संकेत दिए बिना। मेरी गाड़ी तुम्हें घर छोड़ देगी। और एक और बात, वह मेज के पास गया, उस पर एक छोटा सा लिफाफा रखा। यह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की चाबियां हैं। यह खाली पड़ा है। मैंने इसे निवेश के तौर पर खरीदा था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। 3 बेडरूम, समुद्र का नजारा, पूरी तरह से सुसज्जित। आज ही वहां चले जाओ। कोई बहस नहीं, उसने उसकी आपत्ति को रोका। एक विश्वस्तरीय स्टार धारावी के एक किराए के कमरे में नहीं रह सकती। यह उस इमेज का हिस्सा है जिसे हमें फिर से बनाना है। इन शब्दों के साथ वह कार्यालय से बाहर निकल गया। सानवी को अपने विचारों, विजिटिंग कार्डों के ढेर और एक ऐसी जिंदगी की चाबियों से भरे लिफाफे के साथ अकेला छोड़ गया जिसकी वह कुछ घंटे पहले कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह शांति से बैठी रही, जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी में लगभग रात का 1 बज रहा था। सिर्फ 5 घंटों में उसकी जिंदगी 180 डिग्री मुड़ गई थी। एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म से स्टेज तक, गोपनीयता से खुलेपन तक, निराशा से आशा तक। सानवी ने अपना फोन निकाला, संपर्कों में अपनी मां का नंबर ढूंढा। कोलकाता में 1 घंटा पहले का समय था, लेकिन मां शायद सोई नहीं होगी।
वह बीमारी के बाद, सभी मुश्किलों के बाद पिछले कुछ सालों में शायद ही कभी अच्छी तरह सोई थी। रिंग 1 2, फिर एक जानी पहचानी थकी हुई आवाज। सानवी, तुम ठीक हो? इतनी देर रात क्यों फोन किया? मां। सानवी ने अपनी भाषा में बात की और उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मां, मेरे साथ कुछ अविश्वसनीय हुआ है। मैंने फिर से गाया, 3 साल में पहली बार, और सब कुछ बदल गया। फोन पर एक सिसकी सुनाई दी। मेरी बेटी, मैं जानती थी कि तुम हमेशा के लिए छिप नहीं सकती। तुम्हारी जैसी आवाज छिपाई नहीं जा सकती। मुझे सब बताओ। और सानवी ने उद्योगपति के बारे में, प्रस्ताव के बारे में, कैसे उसने विरोध किया और फिर कैसे उसने हार मान ली, उसके बारे में बताया। उस गीत के बारे में जो उसने गाया था, लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में, कैसे एक शाम में सब कुछ बदल गया था। तुम्हारी दादी हमेशा कहती थी, मां ने कहा जब सानवी ने बात खत्म की, कि प्रतिभा सिर्फ एक उपहार नहीं है, यह एक कर्तव्य है। यह कर्तव्य है कि इसे दुनिया के साथ साझा किया जाए, चाहे कुछ भी हो। तुमने इस कर्तव्य से भागने की कोशिश की, लेकिन इसने तुम्हें पकड़ लिया। और यह सही है बेटी, यह सही है। उन्होंने आधे घंटे और बात की, और जब सानवी ने आखिरकार फोन रखा तो उसने खुद को पिछले पूरे साल से ज्यादा हल्का महसूस किया, जैसे उसके कंधों पर रखा बोझ थोड़ा कम हो गया हो। दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। नीरजा ने अंदर झांका। सानवी, माफ करना परेशान करने के लिए। उद्योगपति की गाड़ी सेवा प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वह हिचकिचाई। मैनेजर कल सुबह तुमसे बात करना चाहते हैं। सानवी ने सिर हिलाया। वह समझती थी कि आज रात के बाद वह शायद एक सामान्य वेट्रेस के रूप में काम करना जारी नहीं रख पाएगी, और वह चाहती भी नहीं थी। उसके जीवन का वह अध्याय उसी क्षण समाप्त हो गया था जब वह पियानो के पास बैठी थी। धन्यवाद नीरजा, सबके लिए, तुम्हारी दया के लिए, तुम्हारे धैर्य के लिए। बुजुर्ग भारतीय महिला मुस्कुराई। मुझे पहले दिन से ही महसूस हो गया था कि तुम दूसरों जैसी नहीं हो। तुम में कुछ खास था। मुझे खुशी है कि दुनिया ने आखिरकार इसे देख लिया। एक काली मर्सिडीज एस क्लास, टिंटेड खिड़कियों और एक बेदाग सूट में ड्राइवर के साथ मुंबई की रात की सड़कों पर धीरे से फिसल रही थी। सानवी पीछे की सीट पर बैठी थी, ऐसी चमड़े की अपहोल्स्ट्री पर जो धारावी के उसके कमरे के सारे फर्नीचर से ज्यादा महंगी थी, और खिड़की से गुजरती रोशनी को देख रही थी। शहर रात में सुंदर था। गगनचुंबी इमारतें इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं। बुर्ज खलीफा के फव्वारे संगीत पर नृत्य कर रहे थे। मरीना में यटें झूल रही थीं, उनकी रोशनी गहरे पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। यह संभावनाओं का शहर था, एक ऐसा शहर जहां सबसे अविश्वसनीय सपने हकीकत में बदल जाते थे। और अब 3 महीने पहले यहां आने के बाद से पहली बार सानवी को महसूस हुआ कि वह सचमुच इस शहर का हिस्सा थी। एक अस्थायी मेहमान नहीं, अतीत से भागने वाली नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जिसका यहां एक भविष्य था। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का अपार्टमेंट उसकी कल्पना से भी ज्यादा शानदार निकला। फर्श से छत तक की पैनोरमिक खिड़कियों से अरब सागर का नजारा दिखता था। इटालियन डिजाइनर का फर्नीचर, MIA उपकरणों के साथ रसोई घर, संगमरमर की फिनिश और एक जकूजी वाला बाथरूम जिसमें तैरा जा सकता था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह कला का एक काम था। सानवी खाली कमरों में घूमती रही, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सब अब उसका था। लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर उसे वाटरमार्क वाले महंगे कागज पर हाथ से लिखा एक नोट मिला। घर में आपका स्वागत है। फ्रिज भरा हुआ है, बिस्तर की चादरें ताजी हैं, वाईफाई पासवर्ड पीछे की तरफ है। आराम करो, ठीक हो जाओ, और कल हम तुम्हारी वापसी पर काम करना शुरू करेंगे। एक साधारण व्यावसायिक नोट, लेकिन किसी कारण से इसने उसके दिल को गर्म कर दिया। यह आदमी, यह रहस्यमय उद्योगपति जो कुछ घंटे पहले सिर्फ एक और घमंडी अरबपति था, कैसा निकला? दयालु, समझदार, या बस सही प्रभाव पैदा करने में माहिर? सानवी नहीं जानती थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके सामने एक लंबा, जटिल रास्ता था। और किसी कारण से यह जानकर उसे ज्यादा सुकून मिला कि वह इस रास्ते पर अकेली नहीं चलेगी। वह बेडरूम में गई, एक विशाल बिस्तर पर गिर गई जो बादल से भी ज्यादा नरम था, और 3 सालों में पहली बार बिना किसी बुरे सपने के, मिलान की उस भयानक शाम की यादों के बिना, कल के डर के बिना, रहस्यों और झूठ के बोझ के बिना सो गई, बस सो गई, गहरी शांति से, उस व्यक्ति की तरह जो एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार घर लौट आया हो। अगले कुछ दिन गतिविधियों के भंवर में बीत गए। आरव अपने वादे पर खरा उतरते हुए ने सिर्फ मदद की पेशकश नहीं की,
उसने सानवी को संगीत के मंच पर वापस लाने के लिए एक पूरी कंपनी का आयोजन किया। उसकी पीआर टीम 24 घंटे काम कर रही थी, उसकी बिगड़ी हुई प्रतिष्ठा को सुधार रही थी, उस पुराने घोटाले में उसकी निर्दोषता के बारे में जानकारी फैला रही थी, पत्रकारों, आलोचकों, निर्माताओं से संपर्क कर रही थी। एंटोनियो फेरारा, वह महान इटालियन निर्माता जिसने एंड्रिया बोचेली और सेसिलिया बार्टोली जैसे सितारों को दुनिया से परिचित कराया था, विशेष रूप से अफेयर से मिलने के लिए मुंबई आया था। 60 के दशक का एक छोटा ऊर्जावान आदमी जिसके सिर पर भूरे घुंघराले बाल और संगीत के प्रति जुनूनी आंखों में चमक थी। बैठक आरव के एक निजी स्टूडियो में हुई, एक पेशेवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो नवीनतम तकनीक से सुसज्जित था। एंटोनियो ने सानवी से अपने पुराने प्रदर्शनों से कुछ आरिया गाने के लिए कहा। उसने चेरुबिनो, पुचिनी, कैटालानी और बेलिनी की क्लासिक सोप्रानो पार्टियां चुनी जिन्हें वह कंठस्थ जानती थी। जब आखिरी नोट शांत हुआ तो एंटोनियो कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर उसके पास आया। मामा मिया, उसने इटालियन में फुसफुसाया। मामा मिया, रेगाजी, तुम्हारी आवाज। वह सिर्फ वापस नहीं आई, वह परिपक्व हो गई है, गहरी हो गई है। 3 साल के ब्रेक ने उसे बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे समृद्ध किया है। यह देवताओं का उपहार है। वह आरव की ओर मुड़ा, जो साउंड इंजीनियर के बूथ से ऑडिशन देख रहा था। तुम सही थे, एंटोनियो ने कहा। वह सचमुच कुछ खास है। मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूं। शर्तें? आरव ने संक्षेप में पूछा, व्यावसायिक मोड में आते हुए। 3 महीने की गहन तैयारी, स्टेज फॉर्म में वापस आने की जरूरत है, सांस लेने पर काम करना होगा, प्रदर्शनों की सूची का विस्तार करना होगा, फिर एक डेब्यू कॉन्सर्ट। मैं वेरोना में ओपेरा एरेना फेस्टिवल के बारे में सोच रहा हूं। पहले चरण में पूर्ण ओपेरा नहीं, आर्या और युगल गीतों का एक कॉन्सर्ट। फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम पूर्ण प्रस्तुतियों के बारे में बात कर सकते हैं। वित्तीय सहायता, आरव ने जारी रखा, तुम्हारे फंड से पूरी तरह से, जैसा कि तय हुआ था। मैं उसके भविष्य के मानदेय से कोई प्रतिशत नहीं लूंगा। इसे सच्चे कला के पुनरुत्थान में मेरा योगदान मानो। उन्होंने 1 घंटे और विवरणों पर चर्चा की और सानवी उनके बीच बैठी हुई खुद को एक शतरंज के मोहरे की तरह महसूस कर रही थी जिसे 2 ग्रैंड मास्टर बोर्ड पर घुमा रहे थे। यह एक अजीब एहसास था, एक तरफ मुक्तिदायक क्योंकि उसे सारे फैसले खुद नहीं लेने पड़ते थे, दूसरी तरफ थोड़ा डरावना क्योंकि उसके करियर का नियंत्रण दूसरों के हाथों में चला गया था। लेकिन जब एंटोनियो चला गया और वे आरव के साथ स्टूडियो में अकेले रह गए तो उसने आखिरकार बोलने का फैसला किया। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? सानवी ने शुरू किया। जरूर। आरव सोफे पर पीछे झुक गया, उसे ध्यान से देख रहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मुझे प्रतिभा और कला के बारे में वह जवाब मत देना। मैं भोली नहीं हूं। आप जैसे लोग कुछ भी यूं ही नहीं करते। हमेशा कोई कारण, कोई लाभ, कोई हित होता है। आरव मुस्कुराया, कट्टू लेकिन सच। वह उठा, स्टूडियो में घूमता रहा, हाथ जीन्स की जेब में डाले हुए। आज वह अनौपचारिक रूप से कपड़े पहने हुए था, साधारण जीन्स, सफेद शर्ट, बिना परंपरागत शेरवानी के। इस रूप में वह युवा ज्यादा सुलभ लग रहा था, सिर्फ एक सामान्य सफल आदमी, न कि मध्य पूर्व का एक अरबपति। क्या तुम्हें ईमानदार जवाब चाहिए? उसने खिड़की के पास रुकते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि मैं अकेला हूं। आरव ने बस इतना कहा, मुड़े बिना, रोमांटिक अर्थ में नहीं, हालांकि उसमें भी, अस्तित्वगत रूप से अकेला। मैं इतनी दौलत के साथ पैदा हुआ हूं जिससे ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में सामना नहीं करते। जो कुछ भी मैं चाहता हूं मुझे मिल सकता है, जो कुछ भी मैं कहता हूं वह हकीकत बन जाता है। मेरे आसपास के लोग या तो डरते हैं या मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वह उसकी ओर मुड़ा। और फिर तुम आती हो, एक ऐसी महिला जो 50 करोड़ का प्रस्ताव ठुकरा देती है क्योंकि उसकी गरिमा ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो छिपती है, वेट्रेस का काम करती है लेकिन हार नहीं मानती, टूटती नहीं है, जो जब कोने में धकेल दी जाती है तो रोती या भागती नहीं है, बल्कि ऐसे गाती है कि पूरे हॉल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। तुम मुझे दिलचस्प लगती हो, सानवी मेहरा, न तो एक प्रोजेक्ट के तौर पर, न ही एक निवेश के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर। कई सालों में पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझे खुश करने की कोशिश नहीं करता, मुझसे डरता नहीं, मुझसे कुछ पाना नहीं चाहता, और यह ताजगी भरा है। सानवी उसे देख रही थी, यह नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। उसके शब्दों में एक ऐसी स्पष्टता थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और कुछ और भी था, एक भेद्यता, एक ऐसे व्यक्ति से जो अभेद्य लगता था। मैं रोमांस की तलाश नहीं कर रहा हूं, आरव ने जारी रखा,
जैसे उसके विचारों को पढ़ रहा हो। मैं तुम्हें लुभाने या खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस दोस्ती चाहता हूं, साझेदारी। शायद मेरे स्टेटस के व्यक्ति से यह हास्यास्पद लगता है। नहीं, सानवी ने सिर हिलाया। हास्यास्पद नहीं लगता, यह मानवीय लगता है। तो चलो एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, आरव ने प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें वापस आने में मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं सचमुच तुम्हारी प्रतिभा में विश्वास करता हूं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि तुम मेरे जीवन को कम खाली बनाती हो, और तुम मेरी मदद को पैसे की लालच से नहीं बल्कि इसलिए स्वीकार कर रही हो क्योंकि इसकी जरूरत है। चलो बस खुद बने, बिना खेल के, बिना दिखावे के। सानवी ने सोचा, यह प्रस्ताव अजीब था, असामान्य, लेकिन ईमानदार भी था, और शायद यही ईमानदारी थी जिसकी उन दोनों को इतनी कमी थी। ठीक है, उसने कहा, चलो कोशिश करते हैं। आरव मुस्कुराया, और यह मुस्कान गर्म थी, सच्ची थी। उस ठंडक का कोई अंश नहीं था जो उसने पहली रात देखी थी। बहुत बढ़िया, तो एक दोस्त के तौर पर मुझे एक सलाह देने दो। वेरोना कॉन्सर्ट की तैयारी कठिन होगी। एंटोनियो एक जीनियस है, लेकिन एक तानाशाह भी है। वह तुम्हें निचोड़ देगा। ऐसे दिन भी होंगे जब तुम सब कुछ छोड़ना चाहोगी, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि तुम पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुकी हो। यह सिर्फ एक काम होगा। मैं तैयार हूं, सानवी ने कहा, और सालों में पहली बार सचमुच इस तैयारी को महसूस किया। 3 महीने की तैयारी सचमुच नरक थी। एंटोनियो फेरारा ने झूठ नहीं बोला था। वह स्टूडियो का तानाशाह था। हर दिन 8 घंटे गायन अभ्यास, सांस लेने पर काम, नई पार्टियों का अध्ययन, एक सहायक के साथ रिहर्सल। वह जरा सी लापरवाही, एक भी गलत नोट, 1 सेकंड की भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता था। फिर से वह चिल्लाता जब सानवी थकी हुई बेलिनी के नोर्मा से एक कठिन मार्ग लेने की कोशिश करती। तुम्हारे पास एक परी की आवाज है, लेकिन तकनीक लंगड़ा रही है। फिर से, और वह फिर से, फिर से और फिर से शुरू करती, जब तक यह आदर्श नहीं हो जाता। लेकिन इस नरक के बीच शांति का एक द्वीप था। आरव, वह रिहर्सल में मौजूद नहीं था। एंटोनियो ने स्टूडियो में बाहरी लोगों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन वह हर शाम बस यह पूछने के लिए फोन करता कि कैसा रहा। कभी कभी एक विशेष रूप से कठिन दिन के बाद आता, शहर के बेहतरीन रेस्तरां से रात का खाना लाता, और वे बस उसके नए अपार्टमेंट की छत पर बैठकर समुद्र को देखते हुए बातें करते। वे हर चीज और कुछ भी नहीं के बारे में बातें करते थे। संगीत और व्यापार के बारे में, कला और राजनीति के बारे में, बचपन और सपनों के बारे में। आरव ने अपने जीवन के बारे में बताया। फोर्ब्स पत्रिका के संस्करण के बजाय वास्तविक, एक साम्राज्य के वारिस होने का दबाव, परिवार की उम्मीदें। यह समझना कितना मुश्किल है कि तुम सचमुच कौन हो जब तुम्हें जीवन भर तुम्हारे बैंक खाते से परिभाषित किया जाता है। कभी कभी मुझे आम लोगों से ईर्ष्या होती है, उसने एक बार कबूल किया, उनसे जो किसी तारीख पर जा सकते हैं, इस डर के बिना कि महिला सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखती है, जो गलती कर सकते हैं, इस डर के बिना कि उस गलती से लोगों की नौकरी चली जाएगी, जो बस जीते हैं बिना कंधे पर इस जिम्मेदारी का सारा भार लिए। लेकिन आप सब कुछ छोड़ नहीं सकते, सानवी ने पूछा। नहीं कर सकता, यह मेरा कर्तव्य है, मेरी भूमिका है। मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं, यह दौलत मिली है, अब मुझे इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए। यह एक अधिकार नहीं बल्कि एक दायित्व है। सानवी समझती थी, उसकी प्रतिभा भी वैसी ही थी, सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक कर्तव्य। वह बस छिप नहीं सकती थी, वेट्रेस का काम नहीं कर सकती थी, देवताओं द्वारा दिए गए को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे गाना था, चाहे वह कितना भी मुश्किल या डरावना क्यों ना हो। वे एक जैसे थे, उसे समझ आया। दोनों कुछ ऐसा ढो रहे थे जिसे वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। दोनों उन भूमिकाओं को निभा रहे थे जो उन्हें मिली थीं, और दोनों ऐसे क्षणों की तलाश में थे जब वे बस खुद हो सकें, बिना मुखौटों और उम्मीदों के। धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, दोस्ती कुछ ज्यादा में बदल रही थी। अभी प्यार नहीं, लेकिन एक जुड़ाव, एक निकटता, एक विश्वास जो लोगों के बीच शायद ही कभी पनपता है। कॉन्सर्ट से 1 हफ्ते पहले सानवी को घबराहट का दौरा पड़ा। उन्हें 3 दिन में जोधपुर के लिए उड़ान भरनी थी। टिकट बिक चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो चुकी थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन अचानक डर उसे इस तरह घेर लिया कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। यह देर रात थी, सानवी सोई नहीं थी, अपार्टमेंट में टहल रही थी, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर बढ़ता ही जा रहा था। क्या होगा अगर वह विफल हो गई? क्या होगा अगर वह शब्द भूल गई? क्या होगा अगर उसकी आवाज उसे धोखा दी गई? क्या होगा अगर इस सब के बाद, आरव की मदद के बाद, एंटोनियो के विश्वास के बाद, जनता की उम्मीदों के बाद,
वह सबको निराश कर देगी। बिना सोचे उसने नंबर डायल किया। रिंग 1 2 3। उसने लगभग फोन रख दिया था जब एक नींद भरी आवाज आई। सानवी, क्या हुआ? कितना समय हुआ है? रात के 3 बजे हैं। माफ करना, मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। बस, तुम कहाँ हो? आरव की आवाज तुरंत जागृत, चिंतित हो गई। घर पर, मतलब अपार्टमेंट में। मैं ठीक हूं, बस सो नहीं पा रही हूं, शांत नहीं हो पा रही हूं, डर रही हूं। आरव, बहुत डर रही हूं। मैं 20 मिनट में पहुंचता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं बस। लेकिन उसने पहले ही फोन काट दिया था। 20 मिनट बाद दरवाजे पर घंटी बजी। सानवी ने खोला और आरव दरवाजे पर खड़ा था। ट्रैक पैंट और टी शर्ट में, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा चिंतित था। बिना गार्ड के, बिना सचिव के, बिना उस पूरे दल के जो आमतौर पर उसे घेरे रहता था। मुझे अंदर आने दो, उसने बस इतना कहा। वे लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। आरव कुछ नहीं बोला, बस उसके बगल में बैठा रहा, जबकि सानवी अपने घुटनों को पकड़े हुए अपने हाथों में कंपन से निपटने की कोशिश कर रही थी। बताओ, आखिरकार, उसने कहा, तुम्हें क्या डरा रहा है? और उसने मिलान में अपने आखिरी प्रदर्शन के बारे में बताया, सब कुछ ढहने से एक दिन पहले का। उस बारे में कि कैसे वह पर्दे के पीछे खड़ी थी, तालियां सुन रही थी, एक सफल प्रदर्शन की खुशी महसूस कर रही थी। और अगले दिन सब शुरू हो गया। आरोप, जांच, प्रेस में लेख, पुलिस स्टेशन से उसे बाहर ले जाते हुए की तस्वीरें। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। सानवी की आवाज कांप रही थी। मैं बस भोली थी, गलत लोगों पर भरोसा किया। थिएटर के निदेशक ने मेरे नाम का इस्तेमाल पैसे के गबन के लिए किया, और जब वह पकड़ा गया तो उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया। उसने कहा कि मैं उसकी साथी थी, कि मैंने मदद की थी। यह एक झूठ था। लेकिन जब प्रभावशाली लोग तय करते हैं कि तुम दोषी हो, तो तुम्हारी निर्दोषता मायने नहीं रखती। मैंने कानूनी लड़ाई जीत ली, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा तबाह हो गई। कोई भी थिएटर मुझसे जुड़ना नहीं चाहता था। एजेंट ने अनुबंध तोड़ दिया, दोस्त गायब हो गए, और मैंने तय किया कि अगर कला की दुनिया मुझे नहीं चाहती, तो मैं इस दुनिया को नहीं चाहती। आरव बिना टोके सुनता रहा। सबसे बुरा आरोप नहीं था, सानवी ने जारी रखा। सबसे बुरा यह था कि कितनी तेजी से सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जिन सहकर्मियों के साथ मैंने सालों काम किया था, जिन दोस्तों को मैं अपना करीबी मानती थी, एजेंट जिसने कसम खाई थी कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, सब गायब हो गए, जैसे मैं कुष्ठ रोगी हूं। उसने आरव को देखा। और अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है, तो मैं इसे खोने से इतना डरती हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा डरती हूं फिर से उसी चीज से गुजरने से, फिर से ऊपर उठना, फिर से गिरना। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे फिर से सहन कर पाऊंगी। आरव 1 मिनट के लिए चुप रहा, शब्दों पर विचार करते हुए। फिर उठा, पैनोरामिक खिड़की के पास गया, जिसके बाहर रात का मुंबई फैला हुआ था। जानते हो, उस व्यक्ति में क्या अंतर है जो सचमुच मजबूत है, और उस व्यक्ति में जो सिर्फ मजबूती का दिखावा करता है? उसने मुड़े बिना पूछा। क्या? मजबूत आदमी वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरता। वह होता है जो गिरता है, टूट जाता है, लेकिन फिर से उठता है। शायद धीरे धीरे, शायद दर्द के साथ, लेकिन उठता है। और जो मजबूती का दिखावा करते हैं, वे बस गिरने से डरते हैं, इसलिए कभी जोखिम नहीं लेते। वह उसकी ओर मुड़ा। तुम पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुकी हो, सानवी। जितनी संभव हो उतनी ऊंचाई से गिरी हो। सब कुछ खो दिया, करियर, प्रतिष्ठा, लोगों पर विश्वास। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हार नहीं मानी, तुम टूटी नहीं। तुमने जीवित रहने का एक तरीका खोजा, और अब तुम वापस आ रही हो। यही सच्ची शक्ति है। वह बगल में बैठ गया और उनके कंधे छू गए। जहां तक फिर से गिरने की संभावना की बात है, हाँ, वह है। जीवन कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन तब और अब में यह अंतर है। तब तुम अकेली थीं, अब नहीं। तुम्हारे पास एंटोनियो है जो तुम पर विश्वास करता है। तुम्हारे पास मैं हूं जो चाहे कुछ भी हो जाए, मुंह नहीं मोड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे पास अनुभव है। तुम जानती हो कैसे गिरना है, तुम जानती हो कैसे उठना है। यह ज्ञान किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। सानवी ने महसूस किया कि उसके हाथों में कंपन धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके शब्द, उसकी उपस्थिति, यह तथ्य कि वह आधी रात में बिना ज्यादा सवाल पूछे आया था, यह सब सुकून देने वाला था। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, आने के लिए, उस सब के लिए। धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं, आरव ने बीच में टोका। दोस्त यही करते हैं। वे चुपचाप बैठे रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, खिड़की से शहर की रोशनी को देखते हुए। और सानवी को समझ आया कि उनके बीच जो भावनाएं विकसित हो रही थीं, वह अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी,
यह कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा मजबूत, अपनी तीव्रता में डरावना था। लेकिन न ही वह इसे जोर से स्वीकार करने को तैयार थे। अभी नहीं, पहले उसे स्टेज पर वापस आना था, खुद को और दुनिया को साबित करना था कि वह अभी भी सक्षम है। और फिर वे देखेंगे। आरव सुबह तक रहा। वे बस बातें करते रहे, फिर सोफे पर चादर ओढ़कर झपकी ली। जब सानवी भोर में उठी तो वह अभी भी उसके पास था, और उसकी उपस्थिति सबसे शांत चीज थी जो उसने लंबे समय से महसूस की थी। जोधपुर फोर्ट एम्फीथिएटर लगभग 2000 साल पहले निर्मित एक प्राचीन रोमन रंगभूमि खचाखच भरा हुआ था। 1500 दर्शक, ओपेरा के सामान्य प्रेमियों से लेकर दुनिया भर के विद्वानों, आलोचकों, पत्रकारों तक, सब सौम्या मेहरा की वापसी देखने आए थे। वह किंवदंती जो 3 साल पहले गायब हो गई थी और अब राख से उठ रही थी। पर्दे के पीछे एक नियंत्रित घबराहट थी। एंटोनियो अपने टैबलेट के साथ दौड़ रहा था, अंतिम विवरणों की जांच कर रहा था। ऑर्केस्ट्रा के सदस्य अपने वाद्य यंत्रों को ट्यून कर रहे थे। वेशभूषा डिजाइनर सानवी के गाउन को अंतिम रूप दे रहे थे। उसे शाम के दौरान 3 पोशाकें बदलनी थीं, और खुद सानवी मेकअप रूम में बैठी थी, शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। मेकअप बेदाग था, बाल सुरुचिपूर्ण ढंग से संवारे हुए थे। उसने सफेद रेशम का गाउन पहना था जो पानी की तरह बह रहा था। बाहर से वह शांति और भव्यता का प्रतीक लग रही थी। अंदर एक तूफान था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, उसने कहा, एंटोनियो या किसी सहायक का इंतजार करते हुए। लेकिन आरव अंदर आया। उसने एक टक्सीडो पहना था जो उसे पूरी तरह से फिट था। उसकी लंबी कदकाठी को उजागर कर रहा था। बाल करीने से संवारे हुए थे, चेहरा चिकना दाढ़ी वाला था। वह वैसा ही दिख रहा था जैसा एक युवा अरबपति को एक सामाजिक कार्यक्रम में दिखना चाहिए, बेदाग। क्या मैं आ सकता हूं? उसने पूछा। जरूर। आरव अंदर आया, दरवाजा बंद किया, अपनी जेब से मखमली कपड़े में लिपटी एक छोटी सी डिब्बी निकाली। यह तुम्हारे लिए है, उसने उसे दिया। शुभकामनाओं के लिए। सानवी ने डिब्बी खोली और हाँफ उठी। अंदर एक पतला सोने का हार था जिसमें एक छोटी सोने की चिड़िया का पेंडेंट था जिसके पंख फैले हुए थे, छोटे हीरों से जड़े हुए थे। यह फीनिक्स है, आरव ने समझाया। एक पक्षी जो जलकर राख हो जाता है और राख से फिर से जन्म लेता है। मुझे लगा कि यह उपयुक्त होगा। आरव, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, यह बहुत ज्यादा है। कर सकती हो, उसने शांत भाव से कहा, और तुम करोगी, क्योंकि यह सिर्फ एक गहना नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। तुम एक फीनिक्स हो, सानवी। तुम जली हो, लेकिन फिर से जीवित हो गई हो, और आज पूरी दुनिया यह देखेगी। वह पीछे से आया, सावधानी से उसके गले में हार पहनाया। उसकी उंगलियां 1 सेकंड के लिए उसकी त्वचा पर रुकीं, और उस स्पर्श से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शीशे में उनकी आंखें मिलीं। आरव पीछे खड़ा था, उसके हाथ अभी भी उसके कंधों पर थे, और प्रतिबिंब में वे एक युगल की तरह दिख रहे थे, जैसे 2 लोग जिनके बीच कुछ महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण घटित हो रहा था। तुम इसे संभाल लोगी, उसने धीरे से कहा। मैं यह जानता हूं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, और अगर नहीं तो तुम फिर से और फिर से कोशिश करोगी, जब तक यह सफल नहीं हो जाता। लेकिन असफलता कोई विकल्प नहीं है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, विफल होने के लिए बहुत मजबूत हो। बाहर से एंटोनियो की आवाज आई, सानवी, 5 मिनट, समय आ गया है। आरव पीछे हट गया और सानवी खड़ी हो गई। शीशे में आखिरी नजर उस महिला पर जिसने सफेद गाउन पहना था और गले में सोने का फीनिक्स था। यह महिला एक स्टार जैसी दिख रही थी। बस यह विश्वास करने की जरूरत थी कि वह सचमुच एक स्टार है। जाओ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें दिखाओ कि सौम्या मेहरा कौन है। सानवी मेकअप रूम से बाहर निकली, अंधेरे कॉरिडोर से स्टेज के पंखों की ओर बढ़ी। उसने अपना नाम घोषित होते सुना। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कंडक्टर पहले ही पोडियम पर खड़ा था, ऑर्केस्ट्रा को संकेत देने के लिए तैयार था। गहरी सांस छोड़ो, एक बार फिर। और सानवी मेहरा, जिसे दुनिया सौम्या मेहरा के नाम से जानती थी, जोधपुर फोर्ट एम्फीथिएटर के स्टेज पर निकली। स्पॉटलाइट की रोशनी ने एक पल के लिए आंखों को चकाचौंध कर दिया, फिर आंखें आधी हो गईं, और उसने उन्हें देखा। हजारों लोग जिन्होंने प्राचीन रंगभूमि को भर दिया था। दूर की पंक्तियों में चेहरे अंधेरे में घुल गए, लेकिन उसने पहली पंक्तियों को स्पष्ट रूप से देखा। और पहली पंक्ति में, केंद्र में, आरव बैठा था। उसके बगल में अन्य वीआईपी मेहमान थे, लेकिन सानवी को केवल वह दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराया, और इस मुस्कान ने उसे शक्ति दी। कंडक्टर ने छड़ी उठाई। ऑर्केस्ट्रा ने चेरुबिनो के उमिया बेबिना कैरो के पहले बार बजाए।
और सानवी ने गाना शुरू किया। आवाज रंगभूमि के ऊपर फैल गई, शुद्ध, क्रिस्टल स्पष्ट, भावनाओं से भरी हुई। यह एक पिता के प्रति बेटी के प्यार के बारे में एक आर्या थी, एक प्यारे व्यक्ति के लिए कुछ भी करने की तत्परता के बारे में। और सानवी इसे गा रही थी अपने पिता के बारे में सोचते हुए, जिन्हें उसने युवावस्था में खो दिया था, अपनी माँ के बारे में जो उसका घर पर इंतजार कर रही थी, उन सभी के बारे में जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। दर्शक जम गए, कोई हिला नहीं, किसी ने खांसा नहीं। 15 लोग पूर्ण शांति में सुन रहे थे। एक ऐसी आवाज से मंत्रमुग्ध थे जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई स्वर्गदूत धरती पर उतर आया हो। आर्या समाप्त हुई। एक पल की शांति, फिर एक विस्फोट। तालियां इतनी जोरदार थीं कि सानवी ने उन्हें शारीरिक रूप से एक लहर की तरह महसूस किया। लोग अपनी सीटों से कूद रहे थे, वाह, चिल्ला रहे थे, रुमालों को लहरा रहे थे। ओपेरा की दुनिया में सर्वोच्च अनुमोदन का एक पारंपरिक संकेत। लेकिन कॉन्सर्ट अभी शुरू हुआ था। आगे 2 घंटे और थे। विभिन्न ओपेरा से 23 आर्या, 3 पोशाक परिवर्तन, प्रसिद्ध टेनर लुका सेल्सी के साथ एक युगल, वर्डी के त्राव्याटा से अंतिम दृश्य। और सानवी ने बेदाग प्रदर्शन किया। हर नोट शुद्ध, हर वाक्यांश भावनात्मक, हर हावभाव सुरुचिपूर्ण। वह सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वह संगीत का अवतार थी, एक जीवित वाद्य यंत्र जिसके माध्यम से संगीतकार दुनिया से बात करते थे। जब अंतिम आर्या के बाद पर्दा गिरा, सानवी स्टेज पर खड़ी थी, भारी सांस ले रही थी, मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी कि सब खत्म हो गया था। लेकिन पर्दा फिर से झुकाव के लिए उठा और हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। 8 मिनट का स्थायी उत्साह। लोग उसे जाने नहीं देना चाहते थे, वे विशेष की मांग कर रहे थे। सानवी चौथे झुकाव के लिए बाहर निकली और तब उसने देखा कि कोई पहली पंक्तियों में से स्टेज पर चढ़ रहा था। आरव, उसके हाथों में सफेद गुलाबों की एक विशाल टोकरी थी। वह उसके पास आया और सभी कैमरे, सभी आंखें उन दोनों पर टिकी थीं। तुम अविश्वसनीय थीं, उसने कहा, इतनी धीमी आवाज में कि केवल वही सुन सके, और फूल दिए। फिर सभी के आश्चर्य के लिए वह उसके सामने झुक गया। सिर्फ सिर हिलाना नहीं, एक वास्तविक गहरा झुकाव, गहरे सम्मान का एक हाव भाव। हॉल थम गया, फिर तालियां और जोरदार हो गईं। यह 26, एक युवा भारतीय उद्योगपति, स्टेज पर एक गायिका के सामने झुकता हुआ एक प्रतिष्ठित बन गई। अगले दिन तस्वीरें दुनिया भर के सभी प्रकाशनों में छा गईं। कॉन्सर्ट के बाद एक रिसेप्शन था। लोग सानवी के पास आए, बधाई दी, अनुबंध पेश किए, ऑटोग्राफ मांगे। आलोचक, जिन्होंने 3 साल पहले उसे प्रेस में चीर फाड़ दिया था, अब सीधे कार्यक्रम स्थल से उत्साही समीक्षाएं लिख रहे थे। वियना, मिलान, पेरिस, लंदन के थिएटर निदेशक अगले सीजन के लिए उसे आमंत्रित करने के लिए कतार में खड़े थे। लेकिन सानवी को केवल आरव दिखाई दे रहा था। वह एक तरफ खड़ा था, उसे एक नरम मुस्कान के साथ देख रहा था। जब हॉल के पार उनकी नजरें मिलीं, तो उसने उसके सम्मान में शैंपेन का गिलास उठाया। उसने एक और ओपेरा हाउस के निदेशक से माफी मांगी और आरव की ओर बढ़ी। वे एक छत पर मिले जो प्राचीन रंगभूमि के आंतरिक आंगन की ओर खुलती थी, जहां शांति थी और वे बिना गवाहों के बात कर सकते थे। धन्यवाद, सानवी ने कहा, सबके लिए, विश्वास के लिए, समर्थन के लिए, मुझे हार न मानने देने के लिए। मुझे धन्यवाद मत दो। आरव ने सिर हिलाया। यह तुम्हारी जीत थी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा साहस। मैंने बस दरवाजा खोला, तुम खुद उसके पार गई हो। वे एक दूसरे को देखते हुए खड़े थे और उनके बीच का तनाव लगभग मूर्त था। कुछ हो रहा था, कुछ बदल रहा था, एक नए स्तर पर जा रहा था। आरव, मैं, सानवी ने शुरू किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे जारी रखा जाए। मैं जानता हूं, उसने धीरे से कहा। मैं भी। वह करीब आया और उनके बीच की दूरी कुछ इंच तक कम हो गई। सानवी ने उसके शरीर की गर्मी, उसके कोलोन की खुशबू महसूस की, उसकी गर्दन पर धड़कती नब्ज़ें देखी। यह एक बुरा विचार है, उसने फुसफुसाया। सबसे बुरा, उसने सहमति व्यक्त की। हमारी जिंदगी बहुत अलग है, बिल्कुल असंगत। यह काम नहीं करेगा, यह विफल होने के लिए अभिशप्त है। फिर भी वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित हो रहे हों। जब उनके होंठ आखिरकार मिले तो सानवी को लगा कि पूरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया है। केवल यह पल था, यह चुंबन, यह आदमी। उन्होंने धीरे धीरे कोमलता से चुंबन किया, जैसे कुछ नाजुक और कीमती को तोड़ने से डर रहे हों। यह जुनून नहीं था, अभी नहीं, यह कुछ ज्यादा गहरा था। पहचान, स्वीकृति, एक वादा। जब वे आखिरकार एक दूसरे से अलग हुए तो आरव ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा, अपने अंगूठे से धीरे से उसकी त्वचा पर फेरते हुए। जानते हो,
सबसे मजेदार बात क्या है? उसने कहा, 3 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें 50 करोड़ का सौदा दे रहा हूं और मुझे कुछ अमूल्य मिला है। और तुम्हें क्या मिला? सानवी मुस्कुराई। तुम, आरव ने जवाब दिया, और यह मेरे सारे अरबों से ज्यादा कीमती है। अगले कुछ महीने गतिविधियों का एक भंवर थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपेरा हाउस के साथ अनुबंध, एल्बम रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार, संगीत पत्रिकाओं के कवर के लिए फोटोशूट। सानवी मेहरा दुनिया की सबसे मांग वाली गायिकाओं में से एक बन गई और उसका नाम सबकी जुबान पर था। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान उसके पेशेवर सफलताओं ने नहीं, बल्कि आरव रायचंद के साथ उसके रिश्ते ने खींचा। पापराजी ने उन्हें मुंबई, पेरिस, रोम के बेहतरीन रेस्तरां में डेट करते हुए पकड़ा। टैब्लॉइड्स ने इस बारे में सिद्धांत बनाए कि वे कब शादी करेंगे। ब्लॉगर्स ने बहस की कि क्या फ्रांस की एक ओपेरा दीवा सचमुच एक अरबपति संपत्ति के वारिस की पत्नी बन सकती है। यह दबाव तीव्र था। उनके हर कदम की तस्वीर खींची जाती थी, हर शब्द का विश्लेषण किया जाता था। गोपनीयता एक लग्जरी बन गई थी जिसके बारे में केवल सपना देखा जा सकता था। कभी कभी मैं बस गायब होना चाहती हूं, सानवी ने एक बार कबूल किया, जब वे फोर्ट विलियम में उसकी निजी विला में छिपे हुए थे, कैमरे और सवालों के बिना कुछ दिन चुराने की कोशिश कर रहे थे। वहां जाना जहां हमें कोई नहीं जानता और बस रहना, इसे चांद कहते हैं, आरव मुस्कुराया। एकमात्र जगह जहां वे हमें निश्चित रूप से नहीं जानते। हालांकि पापराजी को जानते हुए वे शायद वहां भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मजाक ने वास्तविक समस्या को नहीं छिपाया। उनके रिश्ते केवल बाहरी दबाव के कारण ही जटिल नहीं थे, आंतरिक चुनौतियां भी थीं। आरव का परिवार क्षेत्र के मानकों के अनुसार प्रगतिशील होने के बावजूद एक यूरोपीय गायिका को बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसकी मां, एक सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली महिला, ने पहली मुलाकात में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सानवी को दिलचस्प मानती है, लेकिन उपयुक्त नहीं। वह मुसलमान नहीं है, आरव, श्रीमती रायचंद ने एक पारिवारिक रात्रिभोज के दौरान कहा। जब सानवी दूसरे कमरे में गई थी, वह हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानती। वह हमारे परिवार में कैसे फिट बैठेगी? उसे फिट नहीं बैठना चाहिए, मां, आरव ने शांत भाव से जवाब दिया। उसे खुद होना चाहिए। इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूं। प्यार तो बहुत खूबसूरत होता है, उसकी मां ने आह भरी। लेकिन शादी सिर्फ प्यार नहीं है, यह परिवारों, संस्कृतियों, परंपराओं का मिलन है। तब शायद 21वीं सदी में मिलन का क्या मतलब है, इस पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। सानवी को इन बातों का पता था, हालांकि आरव उसे उनसे बचाने की कोशिश करता था। उसने तनाव महसूस किया, पारिवारिक बैठकों में उसके रिश्तेदारों की मूल्यांकन करती नजरें देखीं, और यह लगातार यह साबित करना मुश्किल था कि वह योग्य है, कि वह सिर्फ एक सोने की खुदाई करने वाली नहीं है जो उसके पैसे में दिलचस्पी रखती है। लेकिन उनकी दोनों जिंदगियों को एक साथ जोड़ना और भी मुश्किल था। सानवी के करियर में लगातार यात्रा की जरूरत थी। वियना में 1 महीना, मिलान में 2, न्यूयॉर्क में 1 सीजन। आरव के व्यवसाय के लिए उसकी दुबई, अबू धाबी में उपस्थिति, दुनिया भर में भागीदारों के साथ बैठकों की जरूरत थी। वे उसके नाटकों और उसकी बैठकों के बीच के टुकड़ों में मिलते थे। उनका रिश्ता वीडियो कॉल, विभिन्न समय क्षेत्रों में टेक्स्ट संदेशों, चुराए गए सप्ताहांतों से बना था, जब वे यूरोप में कहीं आधे रास्ते में मिल सकते थे। यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता, सानवी ने एक विशेष रूप से कठिन हफ्ते के बाद कहा, जब वे उसके अमेरिकी दौरे के कारण 2 हफ्तों से नहीं मिले थे। हम दोनों थक जाते हैं, यह दूरी, यह निरंतर तनाव। तुम क्या सुझाव देती हो? आरव ने पूछा। वे न्यूयॉर्क में उसके किराए के अपार्टमेंट में बैठे थे। खिड़की के बाहर मैनहट्टन की रात की जिंदगी शोर मचा रही थी। पता नहीं, सानवी ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं गाना नहीं छोड़ सकती, यह कोई पेशा नहीं है, यह वही है जो मैं हूं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? आरव चुप रहा, खिड़की से बाहर देखते हुए। फिर उसकी ओर मुड़ा। शादी कर लेते हैं, उसने बस इतना कहा। सानवी थम गई। क्या? मुझसे शादी कर लो, आरव ने दोहराया और अब सीधे उसे देख रहा था। इसलिए नहीं कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, इसलिए नहीं कि इससे सब कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि इसीलिए कि मैं इन समस्याओं से आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ गुजरना चाहता हूं। आरव, यह पागलपन है। हम सिर्फ 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारा परिवार इसके खिलाफ है, प्रेस हमें चीर फाड़ देगा। हम यह भी नहीं जानते कि अपनी जिंदगियों को कैसे मिलाएं। मैं जानता हूं, उसने बीच में टोका। यह सब मैं जानता हूं, और फिर भी मैं चाहता हूं। मैं तुम्हारे बगल में जागना चाहता हूं, भले ही यह महीने में सिर्फ कुछ ही बार संभव हो।
मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी, मेरी साथी, मेरा परिवार बनो। वह घुटनों के बल बैठ गया। एक सुंदर, धनी, प्रभावशाली आदमी जो कुछ भी चाहता था उसे हासिल कर सकता था, विनम्रतापूर्वक उसका हाथ मांग रहा था। सानवी मेहरा, मुझसे शादी करोगी? मैं वादा नहीं करता कि यह आसान होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह कभी उबाऊ नहीं होगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे हर दिन प्यार करूंगा, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। सानवी उसे देख रही थी और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। यह प्रस्ताव पागलपन भरा, अव्यावहारिक, संभावित समस्याओं से भरा था, लेकिन यह सबसे ईमानदार बात भी थी जो किसी ने उसे कभी पेश की थी। हाँ, उसने फुसफुसाया, मैं तुमसे शादी करूंगी। आरव ने उसकी उंगली पर एक अंगूठी पहनाई, कोई विशाल, भद्दी नहीं, जिसकी उम्मीद एक अरबपति से की जा सकती थी, बल्कि एक नाजुक, एक आदर्श हीरे के साथ छोटे पन्ना से घिरा हुआ था। तुम्हारी आंखों की तरह हरा, उसने समझाया। मैं चाहता था कि यह व्यक्तिगत हो, न कि सिर्फ धन का प्रदर्शन। उन्होंने चुंबन किया, हंसे, साथ रोए, और आगे आने वाली सभी समस्याओं के बावजूद इस क्षण वे पूरी तरह से खुश थे। शादी जब 6 महीने बाद आखिरकार हुई तो वह साल की घटना थी। 2 कार्यक्रम, एक दुबई में उसके परिवार और दोस्तों के लिए एक पारंपरिक भारतीय समारोह, दूसरा पेरिस में उसके रिश्तेदारों और ओपेरा जगत के सहयोगियों के लिए एक पश्चिमी शैली का समारोह। भारतीय शादी में सानवी ने एक पारंपरिक पोशाक पहनी थी, सोने और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथों पर मेहंदी थी, आरव के परिवार की महिलाओं से घिरी हुई थी, जिन्होंने महीनों की सतर्कता के बाद आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया था। तुमने मेरे बेटे को खुश किया है, श्रीमती रायचंद ने कहा, जब वे अकेले थे। मां के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी शीतलता के लिए माफ करना। मैं बस डर गई थी कि वह दिल से चुन रहा है, दिमाग से नहीं। कभी कभी दिल ज्यादा समझदार होता है, सानवी ने धीरे से जवाब दिया। पेरिस की शादी में उसने आरव के लिए गाया, सिर्फ उसके और कुछ करीबियों के लिए एक व्यक्तिगत प्रदर्शन। एक ओपेरा आरिया नहीं, बल्कि प्यार का एक फ्रांसीसी लोकगीत, वही गीत जो उसने होटल में पहली रात गाया था। एक पूर्ण चक्र। आरव रोया, आंसुओं से शर्मिंदा हुए बिना। यह मजबूत, गर्वित आदमी रो रहा था, यह सुनते हुए कि जिस महिला से वह प्यार करता था वह सिर्फ उसके लिए गा रही थी। मैंने कभी नहीं समझा था, उसने बाद में कहा, उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए, कि ओपेरा में लोग प्यार को गाने के माध्यम से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। यह अवास्तविक लगता था, लेकिन अब मैं समझता हूं। तुमने अभी अभी मुझे कहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हजारों तरीकों से, हर नोट से। उनका विवाह आदर्श नहीं था। कार्यक्रम की समस्याएं जारी रहीं, प्रेस और परिवार का दबाव जारी रहा। झगड़े हुए, ऐसे कठिन क्षण आए जब लगा कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने रिश्ते पर काम किया। आरव ने अपने कार्यक्रम को फिर से व्यवस्थित किया ताकि वह उसकी हर प्रीमियर पर आ सके, भले ही इसका मतलब एक रात के लिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ान भरना हो। सानवी ने उसकी संस्कृति को स्वीकार करना और प्यार करना सीखा। उसने हिंदी का अध्ययन किया। जब वह उसके परिवार के साथ होती थी तो परंपराओं का पालन करती थी। उन्होंने अपनी खुद की दुनिया बनाई, न पूरी तरह से पश्चिमी, न पूरी तरह से पूर्वी, बल्कि 2 संस्कृतियों, 2 जिंदगियों, 2 मजबूत व्यक्तित्वों का एक अनूठा मिश्रण, जिन्होंने एक साथ चलने का फैसला किया था। शादी के 2 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम अहान रखा, एक ऐसा नाम जो अरबी और हिंदी दोनों में अच्छा लगता था। गहरे बालों वाला एक छोटा लड़का अपने पिता की तरह, और अपनी मां की हरी आंखों वाला, जो रोता था जब सानवी उसे सोने से पहले गाती नहीं थी। वह संगीतमय है, आरव हंसा, रोते हुए, शिशु को हिलाते हुए। गुणवत्ता जानता है, केवल मां ही शांत कर सकती है, जन्म से ही बिगड़ा हुआ है। सानवी ने आंख मारी, अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया और लोरी गाना शुरू किया। आहान तुरंत शांत हो गया, अपनी मां की आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। बेटे के जन्म के बाद सानवी का करियर धीमा नहीं पड़ा। इसके विपरीत उसकी आवाज परिपक्व हो गई, गहरी हो गई, भावनाओं के नए रंग मिले जो केवल मातृत्व ही दे सकता है। आलोचकों ने लिखा कि आहान के जन्म के बाद उसकी मैडम बटरफ्लाई की प्रस्तुति ओपेरा के पूरे इतिहास में सबसे मार्मिक थी। उसने मातृत्व प्रेम के बारे में एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में गाया था, और आरव सबसे समर्पित प्रशंसक बन गया। उसकी हर प्रीमियर पर पहली पंक्ति में गुलाब के गुलदस्ते के साथ वह सबसे जोर से ताली बजाता था। उसे अपनी दौलत, व्यवसाय या शक्ति पर नहीं, बल्कि उस महिला पर गर्व था जिससे वह प्यार करता था। वह महिला जिसने उसके जीवन को सौदों की एक श्रृंखला से एक सच्ची कहानी में बदल दिया था।
वह रात याद है? आरव ने एक बार पूछा, जब वे दुबई में अपनी विला की छत पर बैठे थे, आहान को बगीचे में खेलते हुए देख रहे थे। कौन सी? सानवी ने पूछा, हालांकि वह जवाब जानती थी। जब मैंने तुम पर शैंपेन डाला था और एक बेवकूफ की तरह एक गाने के लिए 50 करोड़ की पेशकश की थी। तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी गलती, सबसे अच्छी गलती। उसने सहमति व्यक्त की। मैंने सोचा था कि मैं शाम के लिए मनोरंजन खरीद रहा हूं और मुझे पूरी जिंदगी मिली। जानते हो सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है? सानवी ने कहा, अगर मैंने तब वे 50 करोड़ स्वीकार कर लिए होते तो शायद हम कभी साथ नहीं होते। मैं गाती, पैसे लेती, चली जाती, लेकिन मैंने मना कर दिया और इससे तुम उत्सुक हो गए। इसने तुम्हें मुझमें एक इंसान देखने पर मजबूर किया, न कि एक वस्तु। तो मैं तुम्हारी जिद और गर्व के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं। आरव मुस्कुराया। वे चुपचाप बैठे रहे, दुबई में सूर्यास्त देखते हुए, उस शहर को देखते हुए जहां सब कुछ शुरू हुआ था। और सभी कठिनाइयों, सभी चुनौतियों के बावजूद जो उन्होंने पार की थीं और अभी भी पार करनी थीं, वे खुश थे, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां पहली नजर के प्यार या एक आदर्श तारीख से शुरू नहीं होती। कभी कभी वे बिखरे हुए शैंपेन, एक अपमानजनक प्रस्ताव और एक ऐसी महिला से शुरू होती हैं जिसमें उस आदमी को नहीं कहने का साहस था जो केवल हाँ सुनने का आदी था। कभी कभी अगर बहुत भाग्यशाली हों तो यह कहानी एक परी कथा और वे खुशी खुशी रहने लगे से समाप्त नहीं होती, बल्कि एक वास्तविक सच्ची खुशी से समाप्त होती है। जटिल, अपूर्ण, लेकिन पूरी तरह से प्रामाणिक।